200 मामले रोज हर माह आते हैं और 2000 केसेस जो हैं, सॉरी 2000 केसेस नमूने प्रति माह, 2000 केसेस प्रति माह आते हैं और सिर्फ 200 निपटते हैं। अब आप बताइए, अगर इसमें चेंज नहीं करें, नए साइंटिस्ट को जो है जो 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 वेल क्वालिफाइड हैं और इक्वली क्वालिफाइड हैं, अगर हम उनको शामिल नहीं करें तो होगा क्या फिर इसमें? सारे जितने भी आप लोग बोले हो ना, उनका सबका जवाब मेरे मोटे तौर पर ये है कि जब तक हम नए आदमियों को नोटिफाई नहीं करेंगे, जांचें नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कि ये जांचों की पेंडेंसी नहीं खत्म कर सकते। मेडिकल फॉरेन साइंस का है। अब आप देखिए, मेडिकल को ये जो बताया आपने, शक जाहिर किया, फैकल्टी स्टेटस ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ द स्टेट। जब मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक मेडिसिन का पाठ होता है और पाठ होकर के वो तैयार हो जाता है, तो वो आगे जाकर के अगर ट्रेनिंग लेने के बाद अगर एक्सपर्ट बन जाता है तो उसको क्यों नहीं शामिल करें? अगर नहीं शामिल करें तो कहां से लाएंगे साइंटिस्ट? ये तो बताइए। अगर संख्या नहीं बढ़ाएंगे, पेंडेंसी पेंडेंसी तो और बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से साइबर क्राइम की बात आई। अब साइबर क्राइम, इसके एक्सपर्ट नहीं मिलते। जो मिलते हैं उनको उनकी शैक्षणिक योग्यता के देखना पड़ता है। अब इसमें ऐसी योग्यता वाले बहुत कम आदमी मिलेंगे आपको, ढूंढे नहीं मिलेंगे, जिसमें एमटेक भी कर रखा हो, MCA, ME, MSc डिग्री इन सेकंड डिवीजन इन द कंप्यूटर साइंस एंड द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब जो मिलेगा करेंगे उनको। इसी तरीके से आपका इंजीनियरिंग को है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो है उक्त जो योग्यता रखता है उसको जो है बाकायदा ट्रेनिंग करके उसको भी नोटिफाई करेंगे। क्यों? जब तक इनमें नहीं बढ़ेंगे, आप तो ये बता दो, कोई दवा बता दो ऐसी कि इसकी पेंडेंसी को दूर किया जा सकता है बगैर भर्ती किए, बगैर उसके किए। तो भर्ती तो रूल ही हमने, अजीब कानून नियम ही हमने बनाए 2020 में। आपके टाइम तक तो नियम ही नहीं थे, एक आदमी की भर्ती नहीं की आपने। हम तो कुछ करना चाहते हैं। अब ये देखिए आप, अब ये DNA फिंगर प्रिंटिंग का है। वर्तमान में जयपुर में निम्न द्वारा परीक्षण अतिरिक्त सेरोलॉजी का जो है 4 रिक्त संबंधी मामले आए। बायोलॉजिकल के 2 मामले, रिक्त संबंधी परीक्षण 4 सहायक निर्देशक बैठे हुए हैं। बायोलॉजी के 1 सहायक निर्देशक बैठा हुआ है। ये सब बातें आपके सामने हैं। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन भी आती है कि जब अदालत एक्सपर्ट को बुलाता है और एक्सपर्ट जा नहीं सकता, तो एक्सपर्ट अपने समकक्ष आदमी को जो है वहाँ पर भेज देता है और कोर्ट उसको मंजूर करता है। कोर्ट उसकी जो है एविडेंस को जो है रेलिवेंट मानता है। ऐसे केसेस भी आते हैं। ठीक इसी तरीके से ये तो मैं स्पष्ट कर चुका हूँ आपसे कि जो भी नोटिफाइड होंगे वो इक्वली क्वालिफाइड होंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड किए गए हैं, उन्हीं के इक्वली क्वालिफाइड होंगे लोग, वही जाकर के नोटिफाइड होंगे। विशिष्ट रूप से वर्णित सरकारी वैज्ञानिकों के अलावा, शक तो ये जाहिर किया गया था शुरू में आपके द्वारा कि साहब आप तो प्राइवेट आदमी को किसी को भी अपॉइंट कर दोगे। इसमें सिर्फ सरकारी आदमी जाएगा, नोटिफाई सिर्फ सरकारी आदमी होगा, दूसरा नहीं होगा। विशिष्ट रूप से वर्णित सरकारी वैज्ञानिकों के अलावा अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ को नोटिफाई कर सकेगी और उनके हस्ताक्षरित रिपोर्ट स्वीकार की जा सकेगी, जिससे कि मुकदमा का निस्तारण भी शीघ्र हुआ। इनको भी नोटिफाई किया जा सकता है। जैसे राज्य में DNA
FSL में हो रही है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक विशेषज्ञ किसी वस्तु आदि से नमूना लेने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात वे उस नमूने की DNA की जांच करते हैं। राज्य में चिकित्सा विशेषज्ञों को भी नमूने लेने का प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों को, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ आपको, कि उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तत्पश्चात वह ऐसे नमूनों की DNA की जांच कर सकते हैं, उनको भी नोटिफाई किया जा सकता है। आज भी जैसा बताया गया 6 प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। कुल 33 जिलों में 34 मोबाइल यूनिट काम कर रही हैं। DNA फिंगरप्रिंट जयपुर और जोधपुर में है। ये बात सही है कि DNA फिंगरप्रिंट के कुल 11 वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, जिनमें से 2 पद पर ही अधिकारी कार्यरत है, बाकी 9 रिक्त हैं। मानते हैं इस बात को, सही है बात। और महिलाओं का आपने जैसा बताया, मैं उसमें करेक्शन करना चाहता हूँ। महिला और बच्चों के विरुद्ध 28/2/22 तक कुल मिलाकर के 8,087 प्रकरण है, कोई 15,000 प्रकरण नहीं है। और इनमें 3,000 प्रकरण पॉक्सो अधिनियम से संबंधित है। गंभीर हत्या के 440 प्रकरण जांच के लिए आज भी लंबित पड़े हुए हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग के 10,036 प्रकरण आज भी लंबित पड़े हुए हैं। तो अब आप बता दो, कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर इनको दूसरे इक्वली क्वालिफाइड साइंटिस्टों को अगर नोटिफाई नहीं करें तो ये जांच कैसे गति पकड़ सकती है? किस प्रकार से गति पकड़ेगी? जहां तक इस बात का शक है कि हम किसी को भी बिठा देंगे या किसी MLA को नॉमिनेट कर देंगे, आजकल नॉमिनेशन का जमाना चल रहा है। वो भी तो पहले मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों से निवेदन कर रहा हूं कि हम इक्वली क्वालिफाइड साइंटिस्ट जो होते हैं उन्हीं को जाकर के इसमें नॉमिनेट करेंगे। संख्या इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि पेंडेंसी खत्म हो। कुल मिलाकर बात है। प्रश्न ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 को जनमत जान हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जान हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 को विचारार्थ किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ किया। खंड से विचार। खंड 2 कोई संशोधन नहीं। महोदय, मैं अपना वो जनमत जाने का प्रस्ताव वापस लेता हूं। इजाजत दी गई। प्रश्न ये है कि खंड 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 स्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार प्रस्ताव करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया जाए। इस देश में अंग्रेजों का शासन था और 1862 में जो न्याय प्रक्रिया चालू हुई, उस समय एक दंड प्रक्रिया संहिता इस देश को दी गई। उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट होते गए, प्रस्ताव भी पास आते गए, पुलिस आयोग ने भी सुझाव देते गए और सेमिनार्स भी हुए, सब हुए और धीरे धीरे इतने अमेंडमेंट उसमें आ गए और इतने उसमें जो है कंफ्यूजन हो गया कि 1973 में उस आचार संहिता का पूरी तरह से पुनर्विचार हुआ और पुनर्विचार होने के बाद आज जो आचार संहिता है जिसमें आप ये अमेंडमेंट लाए हैं, मैं सभापति महोदय इस अमेंडमेंट का स्वागत करता हूं और स्वागत इसलिए करता हूं कि ये एक इनोसेंट अमेंडमेंट है। मैं इनोसेंट इसलिए कहना चाहता हूं कि कोई अमेंडमेंट हो, कोई प्रक्रिया हो,
उसका परीक्षण हाई कोर्ट में भी होता है, उसका परीक्षण सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, और वहां जाकर के उसके बाद उस पर मोहर लग जाती है कि क्या स्थिति है। मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, सारे देश में जो हमारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, उस क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक फ्रेज है कि लेट 100 criminals go unpunished, one innocent person not be punished। इस प्रक्रिया के कारण बेनिफिट ऑफ डाउट आता है, और प्रक्रिया फौजदारी प्रकरण में और ट्रायल में बेनिफिट ऑफ डाउट के कारण कई अपराधी बचते हैं, और उस समय ये जिम्मेदारी आ जाती है प्रोसिक्यूशन पर कि वे अपने केस की पुख्ता कार्रवाई करें, उसमें किसी तरह की कोई एविडेंस की कमी नहीं रखी। मैं सभापति महोदय इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा भी निवेदन किया, परीक्षण होता है, आपने किसको अपॉइंट किया और किसको नहीं किया, इसकी पात्रता भी जुडिशियरी जो है कर सकती है, उसकी एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं, विश्वसनीय है या नहीं, इसकी पात्रता भी जुडिशियरी में की जा सकती है। तो आज जो हम ये बहस कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि लंबे समय से एक आवश्यकता, क्योंकि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी वर्ल्ड ओवर में कई तरह के उसमें अनुसंधान हो रहे हैं, कई तरह के उसमें एडिशन अल्ट्रेशन हो रहे हैं, उसके कारण जो अदालत के अंदर कोई एविडेंस पेश करके किसी तथ्य को सिद्ध करना होता है, तो उसमें उसकी बड़ी मदद होती है। यह सही है कि आपकी विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं बहुत कम है और उसमें कई तरह की पेंडेंसी है, लेकिन उस पेंडेंसी का इस अमेंडमेंट से कोई संबंध नहीं है। और इसलिए नहीं संबंध है कि राजस्थान में आपने जो अनुभव किया होगा, जिस तरह की एविडेंस आ रही है, जिसमें आपको विशेषज्ञ लगाने हैं, इन विशेषज्ञों को लगाने का आप अधिकार ले रहे, यही तो है। और अधिकार लेने के बाद पात्रता के आधार पर भी आपके जो क्वालिफाइड लोग होंगे उन्हीं को आप अपॉइंट करेंगे, तो उसमें दिक्कत क्या है। और नॉन क्वालिफाइड होंगे तो अदालत में वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अदालत को उनकी पात्रता को परीक्षण करने का अधिकार है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको धन्यवाद देता हूँ कि बड़े अनुभव के बाद आप जो ये अमेंडमेंट लाए हैं, इस अमेंडमेंट को आज पास किया जाए। और मैं इस मामले में कोई मंशा नहीं देखता, मैंने शुरू से कहा कि इनोसेंट अमेंडमेंट है, मंशा होगी तो सामने आ जाएगी। आपने किसी को क्या कोई एविडेंस हुआ, क्या उसको नेगेटिव नहीं किया जा सकता? एविडेंस मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो आज की आचार संहिता है, इसको पुनर्विचार कीजिए। कई एविडेंस जैसे मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ सभापति महोदय, 161 के बयान। अब 161 के बयान की क्या वैल्यू है? ये अंग्रेजों ने 161 का धारा इसलिए बनाई कि चाहे आदमी इंग्लैंड में बैठा हो, उसका नाम भी उस पर लिख देंगे, रेड ओवर एडमिटेड करेक्ट, दस्तखत है उसमें, अंगूठा है उसमें। उसको केवल जो 161 के बयान में सभापति महोदय, वे गवाह को डिस्क्रेडिट करने काम में आता है, इसके आगे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि पुनः 164 के बयान, 164 के बयान में आप लेते हो, शपथ पर बयान देते हैं और बदलाव हो जाता है। क्या कोई सभापति महोदय ऐसा प्रोविजन है कि उस बदलाव करने वालों को पुख्ता तौर पर यह संदेश जाना चाहिए कि 164 के शपथ पर दिए गए बयान को अदालत स्वीकार करे, और अगर उसमें बदलाव किया है गवाह साक्ष्य में, तो साक्ष्य को परीक्षण किया जाए, बदलाव करने के कारण क्या है। अगर ठीक कारण नहीं है बदलाव करने के, तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए 164 के बयान में। क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस में जितना लंबा होगा, जितना देरी होगी, उससे न्याय की जो है प्रक्रिया में बाधा आएगी, उससे क्रिमिनल जस्टिस मिलने में देरी आएगी। जिस तरह से गवाहों को दबावेगा का, तो मैं इसलिए वर्णन करना चाहता हूँ कि आज जो ये लाए हो, इसमें सारी इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को पुनर्विचार कीजिए आप। होता है समय समय पर कोई स्टैटिक नहीं हो सकता, कोई कानून फाइनल और परफेक्शन नहीं होता है। समय के अनुसार उसमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, समय के अनुसार उसको जो है बदला भी जा सकता है, समय के अनुसार उसको जो। तो आज जिस तरह का जुडिशियल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है माननीय सभापति महोदय, उसमें कई तरह की काव्या है। और काव्या जैसे दो तो सेमिनार कीजिए, क्योंकि आपका एक्विटल परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ता है।
और जब सभापति महोदय एक अपराधी एक्विट हो जाता है किसी भी कारण से या बेनिफिट ऑफ डाउट की थ्योरी से, तो जनता में न्याय के प्रति विश्वास जो है कम होता है कि आखिर ये अपराधी था, सरेआम हमने देखा, तो वो कोई भी गैप नहीं रह जाए एक अपना केस सिद्ध करने के लिए। इस गैप को पूरा करने में हमको जितनी भी कमियां हैं वो समय समय पर आएंगी, उनको आधार पर हमको जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। तो मैं सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसमें अमेंडमेंट लाए हैं, ये अच्छा किया, आपके अनुभव से लाए हैं और इसके आधा भी आपके अनुभव के आधार को आते हैं, तो आप जरूर लाइए अमेंडमेंट, क्योंकि हमको अपराधियों को जेल में पहुंचाने की पुख्ता तैयारी करनी पड़ेगी और उस पुख्ता तैयारी में जो भी कमी रह जाए वो पूरी करनी पड़ेगी और कानून में अगर कोई कमी है तो उसमें भी सुधार करना पड़ेगा। एक दो दिन और कर दूं सभापति महोदय, मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। ये नए नए जुडिशियल ऑफिसर जो आपके बन रहे हैं, इनको कृपा करके पूरा जो है प्रशिक्षण दीजिए। मैंने 1996 में मैं गृह मंत्री था सभापति महोदय, और एक मुकदमा आया ब्यावर का, वो मुकदमे में ब्यावर में कुछ लोग मिलने आए और मैंने उनको कह दिया भाई देख लेंगे इसको, और उसकी अपील हुई। अपील होने के बाद मेघवाल जी ने सुना नहीं, गृह मंत्री जी नहीं सुना, जो वो भी उसमें जो है सम्मिलित कर दिए गए। और अभी मेरे पास 4-5 साल पहले मेरे पास जमानती वारंट का नोटिस आ गया कि आपको मुलजिम बनाया जाता है। मेरी साक्ष्य क्या थी कि मैंने सुना दी और उनको रवाना कर दिया। इस साक्ष्य के आधार पर हुआ जो हुआ, पहली पेशी में रिवीजन में वो खत्म हो गया केस, लेकिन मुझे 5 लाख की चोट पड़ गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि कोई आपके खिलाफ क्रिमिनल केस हो तो उसका भी वर्णन दो, 3 अखबार में दो, टीवी पर दो। उसमें मेरा 5 लाख रुपया खर्च हो गया। तो मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये नए नए जो लग रहे हैं वो ये देख के एविडेंस की एप्रिसिएशन क्या हो, एविडेंस किस तरह की हो, किस तरह के उसे आदेश दिया जाए, इनके परीक्षण की भी पूरी तरह व्यवस्था कीजिए। और मैं आपके इस अमेंडमेंट का समर्थन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। प्रश्न ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, तो विपक्ष में ना कहें। जो पक्ष में वहां कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2022 को पारित किया गया। श्री राजेंद्र जी यादव। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 को विचारार्थ लिया जाए। श्री राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, आज सदन में व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पर चर्चा हो रही है। जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी उससे पहले मेरे मन में जिज्ञासा आई कि राजस्थान में कई निजी विश्वविद्यालयों की कमी तो नहीं, क्योंकि सभापति महोदय मैंने देखा है कुकर मुता की तरह निजी विश्वविद्यालय राजस्थान में खुलते जा रहे हैं। इस 15वीं विधानसभा के अंदर सभापति महोदय या तो इनको को या तो मेरे को बिठाओ या उनको को, या तो सब्जी मंडी बना दी उन्होंने। नवलगढ़ से आने वाले मान्य सदस्यों को देखो। बिराजी अपने स्थान पे बैठे हैं आप लोग। आवाज नहीं करे, आपको बाहर जाना था, बाहर पधारे। तो सभापति महोदय मैं निवेदन कर रहा था, इस 15वीं विधानसभा में कोई सत्र ऐसा नहीं रहा जब हमने 4-5 विश्वविद्यालय के विधेयकों को पारित नहीं किया। और अब तक यूजीसी की साइट जो मैंने देखी आज, मंत्री महोदय 1-2 नहीं, 52 निजी विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर आज संचालित है और पूरे देश के अंदर हम पहले उन 3 राज्यों में हैं जहां सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय है। अब ये व्यास विश्वविद्यालय, जहां तक मैं समझता हूं जोधपुर का विश्वविद्यालय है, और जोधपुर के अंदर भी मैं देख रहा था इसका संचालनकर्ता का नाम और पता और उस कंपनी का नाम सरदारपुरा के। तो लोकनायक जयनारायण व्यास वहां के हुए। अभी सदन में चर्चा चलेगी, ब्रूटल मेजोरिटी के अनुसार आप अनुमति दे देंगे और एक और नया विश्वविद्यालय जन्म ले लेगा। सभापति महोदय,
अभी आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया, अलवर के अंदर एक निजी विश्वविद्यालय, उनके जांच करने वाले अधिकारी का बयान पढ़ा मैंने, और प्रतिपक्ष के नेता उसमें उन्होंने माना कि 35,000 डिग्रियां तो फर्जी बांट दी है, और परंतु इसकी संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। अब आप अंदाजा लगाओ, एक नौजवान किसी विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर अगर अपने जीवन में कहीं नौकरी करता है, अचानक 10 साल 20 साल बाद उसको ये कह दिया जाता है कि तेरी ये डिग्री फर्जी है, नौकरी छोड़ जेल चल, तो किस प्रकार का रहेगा। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा आपसे आग्रह है, राजस्थान में बहुत विश्वविद्यालय हो गए, आप तो अब संख्यात्मक नहीं, इनके गुणात्मक की दृष्टि से आगे बढ़े। और अभी आप निजी विश्वविद्यालय का विधेयक लेकर आए, आपको ध्यान है कि 3 साल में आपने सरकारी भी 3 विश्वविद्यालय खोल डाले। पत्रकारिता विश्वविद्यालय हरदेव जोशी जी के नाम से हमारे पर आपने पूरा पानी पी पी कर कहा कि हमने बंद कर दिया। अब तो आपका चौथा बजट आ गया मंत्री जी, इस हरदेव जोशी विश्वविद्यालय की, पत्रकारिता विश्वविद्यालय की 4 दीवारी तो पूरी करा लो, फैकल्टी छोड़ो। आपका दूसरा विधि विश्वविद्यालय, बहुत बड़ी बात का आपने इतनी मेजें थपथपाई, ये हमारे मुख्य सचेतक जी के उस दिन मैं देख रहा था, इनके हाथ लाल थे। और उस आज क्या हो गया, निविदा प्रक्रिया तो पूरी कर लो। और ये एक एमबीएम विश्वविद्यालय, हाथ पीले तो सुने थे, लाल पहली बार। एमबीएम विश्वविद्यालय, मैंने हाथ पीले तो सुने थे, लाल का इनके लाल ही होंगे सभापति महोदय, समय आएगा इनके काले भी होंगे, इनके लाल भी होंगे। मेरे मित्र हैं, पर जिस भूमिका के अंदर मैं इनको देख रहा हूं, 2-2 पद लिए बैठे हैं, इनके अब हाथ पीले होने की उम्र तो गई, और पर अब इनके लाल भी होंगे, लाल के बाद काले हाथ भी हैं इनके, इसके मैं कह रहा हूं। तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ये जो विश्वविद्यालय आप मंत्री महोदय खोल रहे हैं, मैं इस विश्वविद्यालय के उस बिल के उद्देश्य और कारणों के कथन की ओर सभापति महोदय आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसमें लिखा है कि राजस्थान विकास संस्था जोधपुर, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको विश्वविद्यालय की मान्यता मिले, इसलिए विधेयक लाया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय की बुनियाद मंत्री महोदय खोटी है। आपने देखा, मैं यूजीसी के वो प्रावधान लेकर आया हूं सभापति महोदय, यूजीसी ग्रांट कमीशन, मतलब ये खुद कह रहे हैं कि यूजीसी एक कंपनी खोलें, और यूजीसी ग्रांट कमीशन क्या कह रही है, ग्रांट कमीशन का 2.1, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मीन्स ए यूनिवर्सिटी duly established through a state or central act by sponsored which society registered under the Society Registration Act 1860 or any other corresponding law for the time being in force in the state, or a public trust or a company registered under section 25 of the Companies Act। अब ये इसको संचालित करने वाले कौन महानुभाव है, मैं इनका वो लेकर आया हूं। ये आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये प्राइवेट कंपनी है, और मुझे तो आश्चर्य है कि ये पहला अवसर होगा राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता जब एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यूनिवर्सिटी का चोला पहनाया जा रहा है, और हम सब लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले आप ये तय करें इसका संचालनकर्ता कौन है, क्योंकि मैं अब आपको इसके उद्देश्यों को और कारणों के कथन को यथा पढ़कर सुनाता हूं। राजस्थान विकास संस्था जोधपुर कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्टर्ड कंपनी है। राजस्थान के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संख्या U80302RJ2012NPL037802 दिनांक 2/2/2012 पर रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है जो शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई कई विगत वर्षों से संस्थाएं चला रही। एक तरफ आप कह रहे हो कंपनी है, एक तरफ आप कह रहे हो सोसाइटी है, और मैं उस सोसाइटी, इस कंपनी के कागज लेकर आया हूं। यह कंपनी 2 फरवरी 2012 को रजिस्टर्ड हुई, और इस कंपनी में आप आगे जिसको कहते हो सोसाइटी, यह 1999 का रजिस्टर्ड है। आप सबसे पहले मुझे बताओ, कंपनी एक्ट और सोसाइटी एक्ट 2 अलग अलग एक्ट, और 2 संस्थाएं
ये किस प्रकार आपने दोनों संस्थाओं को मर्ज कर दिया? कौन सा कानून आपने इजाद कर लिया? भगवान के लिए, चाहे वेद व्यास के नाम से आई हो यूनिवर्सिटी, चाहे जैन व्यास के नाम से आई हो, अरे इसको तो जन्म मत लेने दो ऐसे विश्वविद्यालय को, इसका गर्भपात कराओ। मंत्री महोदय, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। और आपने इसके सेक्शन 2U में कहा कि ये राजस्थान विकास संस्था जोधपुर एक सोसाइटी है जो कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधान के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका रजिस्टर नंबर 100 है। मतलब मैं समझ में नहीं मेरे आ रहा, आप कहना करना क्या चाहते हो? और मंत्री महोदय, इसी के जो आप एक्ट लेकर आए हो, इसके सेक्शन 37 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय को नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नैक से एक्रेडिटेशन लेना होगा। ले लिया एक्रेडिटेशन। मेरा आरोप है आप पर, राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय चल रहे हैं 10% के पास भी नैक का एक्रेडिटेशन नहीं है। इनकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। सभापति महोदय, ये हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने का एक जरिया बन गया और हम सब लोग उस जरिए में साक्षी बन जाते हैं। मैं वो नैक की लिस्ट लेकर आया हूं। ये आपकी नैक की लिस्ट में ये लिस्ट है। इसमें मेरे को नाम बता दो जोधपुर, ये जो विश्वविद्यालय आपका, इस व्यास विश्वविद्यालय का नाम बताओ। इसमें आप कानून लेकर इस सदन से आप पारित करवा रहे हो। हाँ, एक बात जरूर है, इसका मैंने पता देखा कौन ये महान विभूति है। यह है 3रा परिहार भवन, ISA रोड, सरदारपुरा, जोधपुर विश्वविद्यालय। CM का निर्वाचन क्षेत्र और वही परिहारों का मोहल्ला। अब आपके बस की बात नहीं, हमें तो कहना है जो कहेंगे ही। और मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सोसाइटी का, इस कंपनी का, देखो अध्यक्ष महोदय, इस कंपनी का जब मैं ये सारा बायोडाटा पढ़ रहा था, इसकी पेड कैपिटल है 3,48,00,000 रुपए। और विश्वविद्यालय के लिए लोन कितना ले लिया इसने 16/6/2021 को? 288 करोड़। और आपको इन्होंने सेक्शन 8 के अंदर जो विन्यास आपकी विधि है 1 करोड़ पैसा जमा करा दिया सरकार में। और आप आनंद फानन के अंदर बिल लेकर आ गए। मैं समझता हूं ये पिछले दरवाजे से, क्योंकि जिस कंपनी की, जिस सोसाइटी की पेड कैपिटल 3,48,00,000 हो और वो सोसाइटी लोन रेजअप कर रही है 288 करोड़ का, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पिछले दरवाजे से ऋण लेकर विश्वविद्यालय के नाम पर और उस ऋण को दूसरी जगह इस्तेमाल करने का एक प्रावधान बना रखा है। भगवान के लिए ऐसा मत करो आप। अरे आपको मैं निवेदन करूं, आप इसी सदन में 2021 के अंदर MBM यूनिवर्सिटी का बिल लेकर आए थे ना, 1.5 साल हो गया ना। मेरे को ये बता दो कि आज वहां फैकल्टी कितनी है? जोधपुर में इसको लेकर आ रहे हो आप, जोधपुर में MBM को लेकर आए, जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी के लेकर आए। आप 400 करोड़ की घोषणा की थी। मुझे बताओ ये विश्वविद्यालय है कहां? मैं आश्चर्यचकित हूं अध्यक्ष महोदय। मैंने आदमी के बारे में सुना है, पुराने टाइम में कोई बड़े बड़े ज्ञानी व्यानी कभी अध्यक्ष हो जाया करते थे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष हो रहे राजस्थान की धरती से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जोधपुर की धरती से। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और आज फिर आप लेकर आ गए। और मैं देख रहा था सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय के स्थापना करने के लिए एक कमेटी बनती है। उसको आप सर्च कमेटी भी कह सकते हैं, उसको इंस्पेक्शन कमेटी भी कह सकते हैं सभापति महोदय, इंस्पेक्शन कमेटी। और आपने उद्देश्य और कारणों में उस इंस्पेक्शन कमेटी का जिक्र किया है। उस इंस्पेक्शन कमेटी में कौन थे मंत्री महोदय? उसमें थे जयनारायण व्यास जोधपुर विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर एक, और एक कंप्यूटर इंजीनियर के प्रोफेसर। जानते हो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी कौन सी है? जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी वो है जिसमें शिक्षकों के पदों की लूट की चर्चा इस देश के कोने कोने तक पहुंची थी। अरे कम से कम व्यास जी का नाम तो मत करो। और अब हो क्या गया? आपके वहां के कुलपति ने त्रिवेदी जी, अब राज्यपाल महोदय ने कहा कि 90 दिन जब आखिरी हो कोई कुलपति नीतिगत निर्णय नहीं ले। इन्होंने इसी 3 फरवरी को सिंडिकेट की मीटिंग बुला के, और ये जो 2012-13 की 154 शिक्षकों की भर्ती थी, जिसमें ACB के अंदर मामला गया, और मामला इसलिए गया कि UGC की निर्धारित मापदंड पूरे नहीं हो रहे थे, निर्धारित योग्यता पूरी नहीं हो रही थी। और उसके कारण से 1-2 नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा लोग तत्कालीन VC साहब सहित जेल में गए।
आपने सबको नियमित करा दिया। क्यों नहीं कराओगे आप? क्योंकि व्यवस्थाएं बदल गई। और तो और मुझे तो आश्चर्य है कि नेता प्रतिपक्ष महोदय 28 ऐसे अध्यापक थे जिन्होंने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए। एसीपी ने उनको पकड़ा, चालान किया। आपने उनकी नौकरियों जो गिरफ्तार हुए उनको भी रेगुलराइज कर दिया। और 100 इसमें जो वीसी थे तत्कालीन राज पुरोहित, प्रोफेसर मुंडावत, प्रोफेसर खींची गिरफ्तार होकर चालान पेश हुआ आज में न्यायालय में। आप इनसे इंस्पेक्शन करा रहे हो, इनके प्रोफेसरों को कह रहे हो कि आप जाकर इस व्यास यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन करके बताओ यूजीसी के मापदंड पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कैसा आप उच्च शिक्षा से मजाक कर रहे हैं। और मैं निवेदन करूं कि यूजीसी के रेगुलेशन है, रेगुलेशन 2009 के अंदर यूजीसी में वही भर्ती होगा कॉलेज में लेक्चरर जो या तो डॉक्टरेट होगी, पीएचडी होगी, नेट होगी, स्लेट होगी, सेट होगी। बिना इन योग्यता के आप भर्ती करते चले गए। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब दसोरा कमेटी बनी थी 12/2/2017 को, उसने जांच की और सभापति महोदय 5000 पन्नों की एक रिपोर्ट दी और ये कहा कि ये भर्ती ये अपवित्र भर्ती है, इसको सिरे से खारिज किया जाओ। और आपने राजभवन ने भी उसमें 15 जून 2018 को लिखा कि कार्रवाई करो। और उसके बाद सत्ता बदल गई। हमारे प्रतिपक्ष नेता सही कह रहे हैं 50,000 वोट ज्यादा लेके इतराए आप, इतना नहीं गमडाए आप। और गमडा कर आपने 11/11/2019 को बीएम शर्मा की कमेटी बना डाली और बीएम शर्मा की कमेटी को यह सुपारी दे दी कि इन सबको रेगुलराइज करो, क्योंकि सारे सुखदार हैं, बड़े परिवारों के हैं। मैं कोई सनसनी फैलाना नहीं चाहता। और इसमें जो आपके प्रोफेसर बीएम शर्मा की कमेटी में प्रोफेसर त्रिवेदी भी सदस्य बना दिए गए। ये वही है 2020 में सुखाड़िया विश्वविद्यालय की सर्च कमेटी में इनको लगाया, इन्होंने उस पैनल को ही डिस्क्लोज कर दिया और उसके बाद इनको हमेशा के लिए डिबार और ब्लैकलिस्टेड कर दिया। मैं समझता हूं इस प्रकार का खेल जो हो रहा है, और आज हद तो तब हो गई कि जिन 29 ऐसे अध्यापक थे, इनको प्राध्यापक जो फरार हो गए थे उस वक्त में, उनकी सेवाओं को भी ब्रेक इन सर्विस नहीं, इनको भी रेगुलराइज कर दिया। और इनको सबको आपने 7वें वेतन आयोग का भी अधिकार दे दिया। और मुख्यमंत्री जी का एक पत्र मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने लिखा कि सब काम जब इन्होंने कर दिया, यह पत्र है 22 मार्च 2021 को, पत्र क्रमांक शासकीय पत्र मुमू OSD 2011। प्रिय श्री होम सिंह जी गहलोत, आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे 55 अन्य सहायक आचार्यों को हस्तांतरित पत्र मिला। इसमें आप सभी ने सहायक आचार्यों के स्थायीकरण पर विश्वविद्यालय शिक्षक मंच की ओर से मेरा आभार व्यक्त किया है, इसके लिए धन्यवाद। वाह, ठप्पा। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले लंबे समय से विचाराधीन इस प्रकरण में सिंडिकेट की हाल की संपन्न की बैठक में सहायक आचार्यों को स्थायीकरण का बहुमत से निर्णय ले लिया और आशा है कि सहायक आचार्यों को राहत मिलेगी। शुभकामनाएं सहित अशोक गहलोत। क्या मैं किसको जाए किसको कहें, मतलब आज अगर इन्हीं को बधाई देनी है और इसी तरह के लोगों को इंस्पेक्टर लगाकर आप नया विश्वविद्यालय खोल रहे हो, मेरी मांग है आपसे कि आप दोबारा इंस्पेक्ट कराओ। यूजीसी के मापदंड के अनुसार जो अहर्ताएं होनी चाहिए निजी विश्वविद्यालय के अंदर, जितनी जमीन, जितनी लाइब्रेरी, जितना भवन, जितना कंस्ट्रक्शन, जो फैकल्टी, वो नहीं है सभापति महोदय। आदर्श है पेड कैपिटल 3,48,00,000, 288 करोड़ का लोन, क्यों आप इसका हिस्सा बन रहे हो? और मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे बाद भी बहुत से लोग बोलेंगे। मेरे कुछ सुझाव है, पॉइंटेड सुझाव है। मैं कहूंगा कि जिस प्रकार की हालात बनी, यूजीसी की ताजा रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान में 33 जिलों में 30 जिले उच्च शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिले हैं। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदेश के सारे विश्वविद्यालयों के लिए एक उच्च शिक्षा आयोग बनाओ आप, और एक सभी विश्वविद्यालय जितने हैं उसका राज्य स्तर से भी एक्रेडिटेशन करना चालू करो, ताकि पता तो लगे कि विश्वविद्यालय की हालात क्या है। और एक इनका कॉमन सिलेबस करो और हर जिले में यूनिवर्सिटी करो आप। आज जोधपुर में हर विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में, एमबीए विश्वविद्यालय जोधपुर में, डिजिटल यूनिवर्सिटी जोधपुर में, व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। क्यों जी जोधपुर में? हम चूरू वाले क्या इस राजस्थान के नागरिक नहीं है? हमारा कसूर सिर्फ इतना है ना कि अपोजिशन में हम। मैं समझता हूं कि एक विश्वविद्यालय की नियुक्ति हो रही है। सभापति महोदय, मैंने बड़ी जिम्मेवारी से मामला उठाया है दसोरा कमेटी का। मैं इस पवित्र सदन के अंदर मैंने मुख्यमंत्री जी का पत्र कोट किया है। छोड़ो इन बातों को, अब नियुक्ति के लिए बोर्ड बनाओ आप, और सभी यूनिवर्सिटी का एक समान एक्ट ले आओ ना आप।
अभी मुझसे सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य कह रहे थे मैं क्या पढ़ूं भाई साहब, ये तो कॉपीराइट है। इस कॉपीराइट के पीछे और राइट क्या क्या लिए हैं ये तो बताओ जरा। वो आज नहीं तो कल खुलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ये जो विश्वविद्यालय का खोटा कानून आया है विचारार्थ, इस खोटे कानून को जनमत के लिए जानने के लिए भगवान वेद व्यास को मानते हो उनको मानते हुए लोकनायक जयनारायण व्यास जिन्होंने राजस्थान की जंगे आजादी में काम किया, उस महान विभूति को समर्पित होकर आप आगे बढ़कर अभी कह दो, ताकि छुट्टी का दिन है हम अपने घर जाएं, जनमत जानने के बाद में 15 दिन बाद वापस ले आना, हम ये उसमें सब लोगों का मत आ जाएगा, हम भी अपनी बात कह देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री अशोक लाहोटी। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से सरकार लगातार उच्च शिक्षा के पिछले 3 सालों में यदि सारे बिल देखा जाए जो सरकार लाई है, उसमें 50% बिल केवल और केवल विश्वविद्यालयों को लेकर आई। और मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जितने माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए, उसका एक का सुझाव भी आपने किसी बिल में, अगले आने वाले बिलों में कहीं पर वो अमेंडमेंट के नाते उस सुझाव को कंसीडर करके आप नहीं लेकर आए। सरकार केवल संख्या बल के आधार पर मदहोश होकर जिस प्रकार की उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, मैं सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 1950 में आप ही की पार्टी ने इस देश में शिक्षा की स्वायत्तता की बात देश में पहली बार की थी। और आज यदि जब भी शिक्षा का, उच्च शिक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो राजस्थान का ये कालखंड उच्च शिक्षा में सबसे ज्यादा गिरावट के लिए यदि कोई जिम्मेदार होगा तो वर्तमान राजस्थान की सरकार होगी। ये मेरे शब्द लिख लेना। सभापति महोदय, नए विश्वविद्यालय खोलने के लिए इस सदन का प्रत्येक सदस्य स्वागत करेगा, लेकिन उस विश्वविद्यालय कैसा खुल रहा है? अभी माननीय उपनेता जी ने बताया कि किस प्रकार से एक प्राइवेट कंपनी को, यानी सीधा सीधा जो बचपन से ज्यादातर नवलगढ़ से आने वाले सदस्य ने तो कई बार गिरफ्तारी दी है। शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं चलेगा, शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं चलेगा, इस विषय को लेकर कई बार जेल गए हमारे साथ में, पर आज गलत साइड में बैठे हैं, इसलिए हां भी करेंगे। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम उस देश के नागरिक हैं जिन्होंने शिक्षा की पहल पूरी विश्व में जगाई और हमारे लिए कहते थे भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम उस देश के नागरिक हैं जहां 2700 वर्ष पहले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला भारत में खुला था। और मैं आज इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि उस तक्षशिला विश्वविद्यालय का पहली बार वैभव लौटाने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। उस जमाने में 10,500 विद्यार्थी पूरी दुनिया के पढ़ने आते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय के। हम उस वैभवशाली देश के नागरिक हैं। माननीय मंत्री महोदय, 1948 में पहली बार आप विश्वविद्यालय कब लेकर आए हो? 1948 में पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आयोग बना था। उस विश्वविद्यालय आयोग की जो सिफारिशें थी, उस सिफारिशों का यदि ये यूनिवर्सिटी जो व्यास विद्यापीठ के नाम से केवल जोधपुर की होने के कारण आप लाने की जल्दबाजी कर रहे हो, यदि उसकी एक भी मान्यता यदि ये पूर्ण करती हो तो आप कहोगे तो हम भी आपका स्वागत करेंगे। सभापति महोदय, हम यदि बात करें इस बिल की अनुसूची 1 के खंड 2 में 7 उपखंड व खंड 4, 5, 6 की अनुसूची 2 में जिस प्रकार से पाठ्यक्रमों को कॉपी पेस्ट किया गया है, मैं सदन में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने उपनेता महोदय को दिखाया अभी कि आप पुरानी यूनिवर्सिटी जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, आपने लगाते और उस समय के मीडिया के अखबारों में छपा था कि कमरा नंबर 203 में एक यूनिवर्सिटी, कमरा नंबर 204 में दूसरी यूनिवर्सिटी, कमरा नंबर 305 में तीसरी यूनिवर्सिटी। इस प्रकार का जो एक कुकृत्य किया था, आज उसी प्रकार का कुकृत्य आप दोबारा कर रहे हैं। उस समय जो कॉपी पेस्ट किए थे, उसी बिल को कॉपी पेस्ट करके वो के वही वापस आपने कोर्सेज लिख दिए, वो के वही सूचियां लिख दी, वो के वही कमरों की डिजाइन लिख दी, वो के वही हॉस्टल की डिजाइन लिख दी। आप देख ले चाहे उठाकर। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सुबह के ही राजस्थान पत्रिका में सरकार की उच्च शिक्षा की
पूरी पोल खोल कर रखी है। मैं यदि आंकड़े दूं तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने 191 कॉलेज खोले हैं, जिनमें से कल की घोषणाओं सहित 155 कॉलेज शुरू हुए हैं। और उन 155 कॉलेजों की स्थिति क्या है? ये हेडिंग लिखी है, जुगाड़ के सहारे उच्च शिक्षा। कहीं हॉस्टल में तो कहीं धर्मशाला में तो कहीं स्कूल में चल रहे हैं कॉलेज। हम इस उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान में 104 कॉलेजों के पास अभी तक बिल्डिंग नहीं है जो आपने खोले। केवल उन्हीं के आंकड़े बता रहा हूं मैं। 50 के लिए तो आपने 1 रुपए का बजट का प्रावधान अभी तक नहीं किया है, 1 रुपए का। सभापति महोदय, 88 कॉलेज दड़बे जैसे जीर्ण शीर्ण कमरों में क्लासें चल रही है, जिनमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें 3 यूनिवर्सिटीज भी शामिल है जो दड़बे जैसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में चल रही है। सभापति महोदय, कहीं धर्मशालाओं में चल रही है तो कहीं किराए की बिल्डिंग में, जहां ना फर्नीचर है, ना पूरी लाइट है, ना पंखे हैं, न पीने का पानी है, ना टॉयलेट है। किस प्रकार की उच्च शिक्षा दे रहे हैं हम नौजवानों को? ये युवा कल का नागरिक नहीं, आज का नागरिक है। और राजस्थान में प्रत्येक विधानसभाओं में 57% युवा राजस्थान की वोटर लिस्ट में है। 57% युवा जो 25 साल से कम उम्र का है, प्रत्येक विधानसभा में। सभापति महोदय, ये कोई गलतफहमी नहीं रखे हम कि जिस प्रकार से केवल कॉलेज खोलने की विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य के जवाब में आपने कहा कि हमने कॉलेज खोलने की मान्यताओं को बिना बदले हुए, बिना बिल्डिंग के, बिना उसमें एक्ट में बदलाव किए हुए इसी पवित्र सदन में आपने 155 कॉलेजों की घोषणा कर दी। क्या ये राजस्थान के विधानसभा की अवमानना नहीं है? क्या हमारी उच्च शिक्षा नीति की अवमानना नहीं है? जहां एक तरफ पहली बार 30 सालों के बाद में देश के प्रधानमंत्री नई उच्च शिक्षा नीति देश में लागू कर रहे हो, और हम दूसरी तरफ इस प्रकार की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट कंपनी को यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दे रहे हैं, जिनके कैपिटल के बारे में भी यहां सामने आया है। सभापति महोदय, प्रदेश में 89 यूनिवर्सिटीज में से मात्र 17 के पास जो है विश्वविद्यालय के पास उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता चेक करने का जो मापदंड है, नेक एक्रीडिटेशन जो ग्रेड है, वो केवल 17 यूनिवर्सिटीज के पास है अभी तक। माननीय राजाखड़े से आने वाले सदस्य, मेरा निवेदन है कि आपको सभी मंत्री जी से जो काम है वो थोड़ी देर बात कर ले, ये कुछ मेरी बात सुन के लिख लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के 2413 कॉलेजों में से मात्र 80 कॉलेजों के पास नेक एक्रीडिटेशन है, मात्र 80 कॉलेजों के पास। ये हमारी उच्च शिक्षा की स्थिति है। सभापति महोदय, इंडिया रैंकिंग की तो बात ही छोड़ दो। आप इंडिया रैंकिंग की बात करते हो तो 10 में तो हमें एक भी यूनिवर्सिटी हमारी नहीं है, कॉलेज नहीं है, और 100 में से 3 है, वो भी केवल टेक्निकल कॉलेज हैं। एक भी हमारी ये बीजी, पीजी और यूजी की कॉलेज नहीं है जो कहीं पर जाती हो। उच्च शिक्षा के स्तर में 6 वर्षों में 50% की गिरावट आई है, 50% की, सारे मापदंडों पे रिसर्च में। सभापति महोदय, मंत्री महोदय, मैं आपको एक मेरी विधानसभा का छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांगानेर में एक कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। हम विपक्ष में होकर के हमने ताली बजाई थी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों का भला होगा, लेकिन मुझे बड़े शर्म और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, काश तीसरे साल में भी वहां केवल 6 लेक्चरर, टोटल स्टाफ मिलाकर केवल 6, 450 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, और एक स्कूल की कॉलेज के स्कूल के कमरों में से 3 कमरे रोककर स्कूल के कमरों में से 3 कमरों में कॉलेज चल रही है, केवल 3 कमरों में। 3 बार मैंने पत्र लिख दिया, जगह मैंने बता दी कि 27 बीघा जगह पड़ी है, फंड के लिए भी कह दिया कि आपको जरूरत होगी उतना फंड मैं विधायक कोष से देने के लिए तैयार हूं, आप बिल्डिंग बनाने की शुरुआत करो। लेकिन राजस्थान की सरकार को केवल घोषणाओं की चिंता है, कॉलेज की चिंता नहीं है। आज वहां का विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहा है, और उस विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान में बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। जो कल आप टेबल बजा रहे थे बजट के समय, लाखों नौकरियों की घोषणाएं कर रहे थे, मैं आपको कह रहा हूं, सौगंध खाकर अंतरात्मा की आवाज से कह दो कि ये वाकई नौकरियां मिली है, तो राजस्थान बेरोजगारी की दर में देश में अव्वल कैसे आया? इसका जवाब कौन देगा? सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं, आप ये देखें कि आज हालत क्या है। हमारे यहां पर एक महिला महाविद्यालय बजट में, यदि वो आप किसी गर्ल्स कॉलेज में 3 कमरे रोक लोगे, क्योंकि सरकार के पास देने को बजट नहीं है।
मैं भी बजट के आंकड़ों पे जाऊंगा तो और भी पोल खुल जाएगी। बजट में है ही नहीं कुछ, थोता चुना बाजे गणा, बजट में कुछ नहीं है, केवल टेबल बजा लो आप, उससे कॉलेज नहीं खुलेगी। मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि आश्रम रिकॉर्ड के अनुसार 53% युवाओं में कौशल की कमी है। हम कौन सी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं? वही कॉपी पेस्ट कोर्सेज वाली। आज जाकर देखो सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी आप ही की पार्टी के से रिलेटेड है, जिंदल में उनकी यूनिवर्सिटी का भी कह रहा हूं, किस तरह के नए कोर्सेज देश की शिक्षा नीति के साथ लागू हुए हैं। आज चेन्नई की कॉलेज जाकर देखो, आज मुंबई के कॉलेज जाकर देखो, ऐसे ऐसे कोर्सेज जिनमें दुनिया के लड़के पढ़ने आते हैं। और हम आज भी वही बाबा आदम के जमाने की कोर्सेज खोलने की बात कर रहे हैं, केवल किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलकर उसको उपकृत करना चाहते हैं, जैसे आपने पहले खोली थी। सभापति महोदय, इस बिल के साथ साथ मैं एक बार आपको यह बताना चाहता हूं, मंत्री जी को आपके माध्यम से, कि उच्च शिक्षा में हमारी स्थिति क्या है। आपके पास आयुक्तालय कॉलेज में स्वीकृत पदों की, मैं बाकी नीचे के पदों पर नहीं जा रहा, 204 पद है, उसमें से 57 पद रिक्त है। आपके 12,799 में से 6,432 पद रिक्त है, 50% पद रिक्त है राजस्थान में। उच्च शिक्षा की यह स्थिति है राजस्थान के नौजवानों की। सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस बिल के पॉइंट नंबर 48 में इस पूरी यूनिवर्सिटी को जब भी खोला तो जिससे मुख्यमंत्री जी आए, छात्र राजनीति से आए, इस सभा में 50 सदस्य ऐसे हैं इस विधानसभा में जो छात्र राजनीति से आए हैं, चाहे जेपी आंदोलन का मूवमेंट है उससे। राजस्थान में छात्र संघों के चुनाव बंद पड़े हैं। मंत्री महोदय, आज इस यूनिवर्सिटी के बिल में यह भी घोषणा करें कि राजस्थान के सारी सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजों के छात्र संघ के चुनाव आप किस तारीख से शुरू करवाना चाहते हैं, और इस यूनिवर्सिटी के बिल में भी ये साफ लिखे कि छात्र संघ का चुनाव का कैलेंडर इसके किसी 48 नंबर अमेंडमेंट में आप डालें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के प्रोसीजर्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हम सब उस बैकग्राउंड से आए हैं, वरना वो बात की राजनीति चलेगी। इसलिए मंत्री, सभापति महोदय, बस 2 मिनट का और समय है। सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं इसमें खुलासा नहीं हुआ कि अनुसूची की बिंदु संख्या 2 के अनुच्छेद 1, 2, 3 के ख और 4, बिंदु संख्या 2, बिंदु संख्या 4 के 1, 2, खंड 3 और खंड 4, बिंदु संख्या 5, 6 और 7, यह सुविधाएं वर्तमान में विद्यमान है या भविष्य में होगी। आपने ये तो लिख दिया बिंदु में कि ये सुविधाएं होगी, ये वर्तमान में है क्या, इनका इंस्पेक्शन हुआ है क्या, ये सब तैयार है क्या? यदि नहीं है तो क्या ये किराए की बिल्डिंग में चलेगी या कितने समय में बनकर तैयार होगी? क्योंकि आपके बिल में आपने लिखा है कि ये सुविधाएं होगी, तो ये सुविधाएं है, यदि नहीं है तो यूजीसी से अप्रूव नहीं होगी, और यदि है तो आप घोषणा करें कि है। क्योंकि मैंने जो जानकारी ली है, ये एक भी सुविधा वर्तमान में वहां पर मौजूद नहीं है। श्री बिहारी लाल। सभापति महोदय, इसके साथ साथ ही मैं प्लीज आज जिस प्रकार से, सभापति महोदय 2 मिनट और लूंगा। नहीं, इसी सदन में, इसी सदन में सभापति महोदय, मैं बिल पे ही बोल रहा हूँ, एक मिनट बिराजी, मैं बिल पे ही बोल रहा हूँ सभापति, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूँ। बिराजी, आप फ्राइडे है, सभी जाना चाहेंगे, इस तरह से यदि आप 15-15 मिनट लेने लगेंगे तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। अब आप बस समाप्त करें। बस सभापति महोदय 2 मिनट में कर दूंगा, बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा। सिर्फ 2 मिनट में, 2 मिनट में बिराजी, आप बिराजी, अंकित नहीं होगा, 2 मिनट अंकित नहीं होगा। श्री बिहारी लाल, बोलना है आपको। माननीय सभापति जी, नया विश्वविद्यालय, आप तो जयपुर में रहेंगे, बाकी सब लोगों को बाहर जाना है। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 का विधेयक लेके माननीय मंत्री जी आए हैं, और निश्चित तौर से अभी माननीय सदस्यों ने, उपनेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही कि शिक्षा का विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, तक्षशिला नालंदा का उदाहरण भी सदन में दिया गया। और आज जोधपुर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय JNVC में किस तरह शिक्षकों की भर्ती हुई और किस तरह VC को जेल जाना पड़ा, वो उदाहरण भी हमारे सामने है। और फिर एक व्यास विश्वविद्यापीठ जोधपुर का विधेयक लेके सरकार आई है। अनुसूची 1 की बातें की गई, मैं सीधा अनुसूची 2 पे बात करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष सभापति जी, विश्वविद्यालय निम्नलिखित शाखाओं में अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा तथा फिजिकल, डिजिटल, दूरस्थ शिक्षा और अन्य सुगम तरीकों से प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि, सुपर स्पेशलिटी, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रम प्रदान करेगा। मतलब हम जो यूनिवर्सिटी कुकुरमुत्तों की तरह राजस्थान में खोलते जा रहे हैं, वो विद्या के प्रांगण ना होकर शिक्षा
डिग्रियां बेचने की दुकानें मात्र बन के रह गई हैं। और ये ना तो नेक के उसको पूरा करते हैं, ना यूजीसी के नियमों को पूरा करते हैं, और दूरस्थ शिक्षा का भी इसमें शामिल किया गया है। माननीय सभापति जी, ये जोधपुर की JNVC पुरानी यूनिवर्सिटी है। आज तो जोधपुर में IIT, एम्स, निफ्ट, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी, MBM, NLU अनेकों शिक्षा का हब बन चुका है। लेकिन सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी JNVC, उसमें MA बंद होने के कगार पे है। और क्यों बंद होने के कगार पे है कि दूरस्थ शिक्षा कोटा विश्वविद्यालय के वजह से, जो कोटा में जितने स्टूडेंट 1,10,000 स्टूडेंट है, उसमें से 65,000 जोधपुर के छात्र हैं, जोधपुर संभाग के छात्र हैं। मतलब JNVC में ऐसे अनेकों पाठ्यक्रम है जो बंद होने की कगार पे। राजस्थानी, मनोविज्ञान, संस्कृत, पत्रकारिता, डिफेंस स्ट्रेटजी, अर्थशास्त्र, ललित कला, संगीत, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन। और JNVC का अधिष्ठाता कला संकाय कहते हैं प्रदेश, JNVC प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था जिसने CBCS सिस्टम लागू किया। इसमें सिलेबस भी स्टैंडर्ड का बनाया, लेकिन विद्यार्थी बगैर कक्षा में आराम से पास होना चाहते हैं, इसलिए JNVC से मुंह मोड़ रहे हैं और कोटा की तरफ जाते हैं। माननीय दूरस्थ शिक्षा का प्रावधान क्यों किया गया था? उसका पवित्र उद्देश्य यह था कि कोई अपनी सर्विस में रहते हुए, इन सर्विस रहते हुए शिक्षा का आगे बढ़ाना चाहे, आगे हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहे, तो उसको अवैतनिक अवकाश ना लेना पड़े। इसी मंशा के साथ दूरस्थ शिक्षा का प्रावधान किया गया था। आज टेक्निकल एजुकेशन भी, विज्ञान वर्ग में भी, प्राणी शास्त्र हो चाहे स्वदेशी शास्त्र हो, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इनमें भी दूरस्थ शिक्षा से डिग्रियां मिल रही है। प्रयोगशाला का पै नहीं जानते, लेबोरेटरी का ले नहीं जानते, ना बीकर ना प्रखनील नहीं जानते, ऐसे लोग डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री लेके शिक्षक बन के और नए विज्ञान के विद्यालयों में, दूरस्थ विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षक बने बैठे हैं। माननीय सभापति जी, एक इंजीनियर अगर इस तरह की पढ़ाई करके बन जाए तो वो एक घर का नुकसान करता है, लेकिन अगर शिक्षक इस तरह के विश्वविद्यालयों में पढ़ के और आने वाले भविष्य को पढ़ाने के लिए विद्यालयों में, विज्ञान के संकाय में पढ़ाने जाएंगे तो किस तरह के देश का निर्माण करेंगे, हिंदुस्तान के भविष्य पे सवालिया निशान खड़े कर देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो दूरस्थ शिक्षा के इस प्रावधान की वजह से, इसमें भी आपने नई विश्वविद्यालय भी अनुसूचित 2 में दूरस्थ शिक्षा में इतने सारी बातें जोड़ दी है। और ये जो राजस्थान पत्रिका कहता है कि कोटा विश्वविद्यालय का JNVC में, जोधपुर JNVC में विश्वविद्यालय में MA कोर्सेज बंद होने की कगार पे है। और दर्जनों मैंने आपको उदाहरण दिए कि ये सब्जेक्ट बंद होने की स्थिति में वहाँ एडमिशन 10% भी एडमिशन नहीं है कुल सैंक्शन सीटों के बनिस्बत। तो इसमें नए जोधपुर में जो आप दूरस्थ शिक्षा का दे रहे हैं, तो ये बचे खुचे 10% जो एडमिशन ले रहे हैं JNVC में, वो भी एडमिशन नहीं लेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप जो ये लेके आए हैं, इस तरह के विश्वविद्यालयों को परमिशन देना, इस सदन में शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। और उसी के बाद ध्यान रखते हुए मैं कहना चाहूंगा, इसको जनमत जानने के लिए प्रतीत किया जाए और उसके बाद से सदन में दोबारा इससे चर्चा की जाए और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आज व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक पर चर्चा हो रही है। ये जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की बात हुई, हमारे समय में हमने ये बिल लाए थे, इस उद्देश्य से लाए थे कि विद्यार्थी को, युवाओं को उसके निकटतम स्थान पर आधुनिक शिक्षा मिले, वहाँ पर अनुसंधान और अध्ययन की व्यवस्था हो और उस शिक्षा में उच्चतर शिक्षा संस्थान के पास सारे संसाधन हो, सारी योग्यता गुणवत्ता वाले अध्यापक हों। लेकिन जिस तरह से लगातार इस सरकार में रोज हर सत्र के अंदर इस प्रकार के प्राइवेट विश्वविद्यालयों के विधेयक ला करके उनको अनुमति दी जा रही है, कभी विचार किया कि उन विश्वविद्यालयों में क्या स्ट्रक्चर है, क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसके पहले जो प्राइवेट विश्वविद्यालय खुले हैं आज उनकी स्थिति क्या है? मैं केवल अभी हमारे उपनेता ने अलवर निजी विश्वविद्यालय की चर्चा की और वह सनराइज यूनिवर्सिटी उसका नाम है, और वहाँ पर किस प्रकार से तो एडमिशन दिए गए हैं और किस प्रकार से डिग्रियां दी गई हैं, और उसमें से कई लोग डिग्री प्राप्त करके और वहाँ पे नियुक्तियां भी पा ली, पदोन्नत भी हो गए। हालांकि उसके अधिकांश लोग यूपी, पंजाब, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में गए हैं। लेकिन जब जांच गई तो उसी विश्वविद्यालय के पास गई, वहाँ भी पुलिस की मिलीभगत के साथ उसके कोई परिणाम नहीं आए। विश्वविद्यालय खुलेंगे और पुराने फर्जी PhD की डिग्री लेकर के चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कागजों में केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो खुली आएंगी, कॉलेजेस खुलेंगे,
और जब ये खुलते हैं रजिस्टर भी दिखाते हैं, एक फर्जी रजिस्टर में उनके एंट्रियां होती हैं कि हमारे इतने टीचर्स हैं। आपके सरकारी विश्वविद्यालय में तो टीचर्स नहीं है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बाद टीचर्स की भरमार है। ये यूजीसी के नॉर्म्स में फैकल्टी, स्टाफ, संसाधन कोई भी नहीं, और केवल उनका जब इंस्पेक्शन करने के लिए जाते हैं तो इंस्पेक्शन भी अपनी योजना से, अपनी मिली भगत से जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से 2 जेएनयू के प्रोफेसर उसमें इंस्पेक्शन कमेटी में है, और जेएनयू के हाल क्या है अभी हमारे मित्रों ने आपको बता दिया। जेएनयू यूनिवर्सिटी वहाँ है जहाँ पे लेक्चरर्स के, वहाँ पे किस प्रकार से 154 लोगों का कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, फिर भी बॉम ने उसको रेगुलाइज करके नियुक्तियां दे दी। क्या इस प्रकार विश्वविद्यालय चलेंगे? क्या इस प्रकार स्थितियां होगी? लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता के साथ इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? चूंकि जोधपुर के सरदारपुरा के रहने वाले हैं, इसलिए उस विश्वविद्यालय को अनुमति दे दो, ये एकमात्र कारण दिखता है। बाकी जिस प्रकार से वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई, जिस प्रकार से सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई, शिक्षा का कोई अनुभव नहीं। और ये केवल प्राइवेट रजिस्टर्ड कंपनियां और सोसाइटियां, यदि इसमें उसका संचालन करता कौन है उसका कोई पता ठिकाना नहीं, और कहीं उसको शिक्षा का अनुभव नहीं। इस प्रकार यदि व्यवस्था होगी, और मुझे मानना है कि सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसलिए अंकुश नहीं लगा रही है कि उसके सरकारी विश्वविद्यालयों की ये हाल है। सरकार ने अभी 3 विश्वविद्यालयों की घोषणा की, तीनों विश्वविद्यालयों का न कहीं कमरे हैं, न कहीं उसकी व्यवस्था है, न कहीं उस प्रकार का भवन है। इस प्रकार के विश्वविद्यालय करोगे तो सरकारी विश्वविद्यालय भी केवल खोलते जाओ जयपुर और जोधपुर। मतलब अजमेर ने तो पता नहीं उसका क्या कसूर कर लिया कि अजमेर में एक भी विश्वविद्यालय सरकारी, जो पुराना महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी खुला है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज राजस्थान के 33 जिलों में से 30 जिले आज उच्च शिक्षा में पिछड़े हुए हैं। इसलिए कारण यह है कि यहाँ के विद्यार्थी जो डिग्री लेकर के जाता है उसकी डिग्री की कोई वक़्त नहीं होती, उसे गुणवत्ता नहीं होती। इसलिए मेरा आपसे मांग है कि इस प्रकार के या लोग जिसके नेट से एक्रेडिटेशन नहीं हो, उसमें कहीं ना कहीं नेट का एक्रेडिटेशन कराया जाए, कहीं गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दिया जाए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अंकुश लगाने के लिए उसकी जांच के लिए किसी प्रकार का नियामक कोई व्यवस्था हो, जिसके कारण से प्राइवेट यूनिवर्सिटियां मनमानी नहीं कर सके। और नई पे नई आप खोलने जा रहे हो, उस पर नियामक आयोग का जब तक अंकुश नहीं होगा तब तक इस प्रकार की न तो गुणवत्ता मिलेगी, राजस्थान के और देश भर के छात्र ठगे से रह जाएंगे। वो इतनी दूर से इसलिए आते हैं कि अच्छी गुणवत्ता होगी, लेकिन वहाँ गुणवत्ता न मिलने के कारण केवल फर्जी डिग्री, और फिर फर्जी डिग्रियों में जांच भी किस प्रकार से हो रही है। मैं समझता हूँ कि सरकार, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि जल्दबाजी मत करो विश्वविद्यालय खोलने में। 52 पहले से ही पर्याप्त हैं, लेकिन 30 के लिए जरा आप खोलने की होनी चाहिए परमिशन, लेकिन उसकी जरा आप जांच ढंग से करें। इसलिए इसको जनमत हेतु प्रसारित किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती अनीता बघेल। मुझे सरकार द्वारा लाए गए इस व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर जो निजी विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, उस पर अपने सुझाव बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि शिक्षा के राजनीतिकरण को बंद किया जाना चाहिए ताकि ठीक दिशा में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे शिक्षा का राजनीतिकरण और दृढ़ होता जा रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हम सब प्रकार के निर्णय करते हैं। अभी हमारे प्रतिपक्ष बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में कही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि जितने पूर्व में निजी विश्वविद्यालय खुले हुए हैं उन सब के बिल यहाँ विधानसभा में आए हैं, हमने पारित करके उनको यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए उनको तैयार किया है। लेकिन जितने निजी विश्वविद्यालय अब तक खुले हैं उनकी क्या गुणवत्ता है, क्या वो मापदंडों के अकॉर्डिंग अपना कार्य कर रहे हैं, या उनका शैक्षणिक स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण यदि कहीं हुआ है तो यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा हुआ है। मैं 4-5 उदाहरण निजी यूनिवर्सिटियों के बारे में आपको निवेदन करना चाहूँगी कि कैसे निजी यूनिवर्सिटियों ने अपना बिल यहाँ से पास करा करके उसका कैसे दुरुपयोग किया। माननीय सभापति महोदय, चूरू OPJS विश्वविद्यालय चूरू, फर्जी डिग्री जारी करना, बिना अध्यापन के डिग्रियां जारी करना, अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर
नागौर में फार्मेसी कॉलेज की परीक्षा आयोजित करना विनियामक नियमों के निकायों के नियमों, परिनियमों, मापदंडों का उल्लंघन करना, बैक डेट में डिग्री जारी करना, ऑफ कैंपस सेंटर संचालित करना, यानी कि आपके कैंपस में नहीं, दूसरे जिले में जाकर के कैंपस को संचालित करना और वहां डिग्रियां देना। और इस प्रकार की हजारों शिकायतें निजी विश्वविद्यालयों की, हर जिले की, मैंने ये झुंझुनू के एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया है, इसी प्रकार से दूसरी झुंझुनू की यूनिवर्सिटी जगदीश प्रसाद झाबरमल टिब्बरवाल विश्वविद्यालय झुंझुनू, उसने भी माननीय सभापति महोदय ऐसा ही किया। 2016 के प्रावधानों को उल्लंघन कर 5000 से अधिक गाइड नियुक्त कर शोध कार्य करवाया। नियम विरुद्ध परिसर के बाहर की फैकल्टी को शोध निरीक्षक नियुक्त कराया और विनियामक नियमों के यूनिवर्सिटी का नाम आप अंकित नहीं करें, वो अपना जवाब दे नहीं पाएगा। आप सिर्फ ये बताएं कि भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इस तरह से होता है, आप इंडिविजुअली नाम किसी का नाम अंकित नहीं होगा। ठीक है, मैं माननीय सभापति महोदय आपको इतना ही कहना चाहिए, बताना चाह रही हूँ कि निजी विश्वविद्यालय किस तरह से गड़बड़ी करके दो नुकसान और उनका दो फायदे किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। एक तो शिक्षा की गुणवत्ता गिरती है और गुणवत्ता के साथ में जिस बच्चे ने उस कोर्स को किया ही नहीं है वो फर्जी डिग्री उसको मिलती है और फर्जी डिग्री लेकर के जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो एज ए रोजगार के लिए काम करने जाता है उसको वहाँ रोजगार नहीं मिलता, और यदि मिल भी जाता है तो चूंकि उसको वो काम नहीं आता, इसलिए किस तरह से मानव संसाधन का अवमूल्यन होता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण ये निजी यूनिवर्सिटियां प्रस्तुत करती हैं। अब जैसा कहा गया कि इस यूनिवर्सिटी के निरीक्षण की कमेटी आपने बनाई है, उस कमेटी में मैं पढ़ना चाहूंगी, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा ली गई है, जिसके सदस्य कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आचार्य विद्युत अभियांत्रिकी जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर और आचार्य कंप्यूटर विज्ञान जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर। तो जोधपुर में ये विश्वविद्यालय खुल रहा, निजी विश्वविद्यालय, तो जोधपुर की यूनिवर्सिटी के ही दो आचार्यों को लेने की क्या जरूरत थी, दो प्रोफेसर को लेने की क्या जरूरत थी। दूसरे शहर में जाकर के दूसरे प्रोफेसर को लिया जा सकता था, लेकिन किस तरह से साठगांठ से रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाई जा सके, इसमें कितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया जा सके और क्या हेरफेर करके किस भाषा का प्रयोग करके हम सुंदर तरीके से इसको सदन के पटल पर रखें ताकि पढ़ने वाले महानुभाव इसको समझ सके कि कितना सुंदर ये बिल लेकर के आए हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बार नैक से संबद्धता की बात की जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या स्थिति है। हमारे राजस्थान के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं वो रैंकिंग में बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं माननीय सभापति महोदय, और 100 मतलब पूरे हिंदुस्तान के 100 में भी हमारी संख्या नहीं है, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, कहीं हमारी संख्या नहीं है। जय नारायण विश्वविद्यालय में जिस तरह से 153 लोगों को रेगुलाइज किया गया बॉम्ब की मीटिंग लेकर के, ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है कि आप अपने किसी मिलने वाले को, चाहने वाले को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नौकरी दिलाने के लिए इतना बड़ा पारदर्शिता के बगैर इतना बड़ा घोटाला आप करो और उसको अप्रिशिएट करो। चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री जी अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार के आधार पर जो लोगों की नियुक्ति हुई और बाद में वो पकड़े गए, जेल गए, उन लोगों को आप एप्रिशिएशन लेटर लिख रहे हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता को आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी, ये जो निजी यूनिवर्सिटी लेकर के आए, उस निजी यूनिवर्सिटी में जो कोर्स आपने डिफाइन किया है कि ये करके वो निवेदन करती हूँ, आज समय की मांग के अनुरूप जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, अभी पिछले बिल को पास करते समय माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि हमारे पास लोग नहीं है, सरकारी नौकरियों में आने के लिए फॉरेंसिक साइंस के लोग नहीं है, तो हम कैसे उनको नियुक्ति दें। तो क्या हम कोशिश नहीं कर सकते हैं क्या कि इस तरह के कोर्सेज को जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है,
उन कोर्सेज को उसमें जबरदस्ती लागू कराने की कोशिश करें, कोई प्रोत्साहन के रूप में दे या किसी एप्रिसिएशन के माध्यम से दे कि यदि यूनिवर्सिटी ये कोर्स चलाएगी तो राज्य सरकार हमको इस तरह से पुनर्भरण राशि देगी या कोई और प्रोत्साहन के रूप में कोई और इनाम आपको देगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक और ग्लोबल डिमांड के अनुसार, हाँ मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रही हूँ माननीय सभापति महोदय, नहीं बोल रही हूँ, आप बिल्कुल व्याख्या कर रहे हैं। नहीं मैं व्याख्या नहीं कर रही हूँ, मैं तो जो बात है वो कहना चाह रही हूँ। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रही हूँ आपको, देखिए राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज है, मैं तो अजमेर की बात करती हूँ, एमडीएस यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी है 1987 में खुली। आप देखिए 30 विभाग हैं और स्थायी शिक्षक कितने हैं? 16 स्थायी शिक्षक हैं 30 विभागों में, 42 रिक्त पद हैं और जिस कॉलेज से संबद्धता है ऐसे संबद्ध कॉलेज 307 है। पिछली बार जिस तरह से उप कुलपति के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, परीक्षा केंद्र बनाए गए और आप ये देखिए 10 सालों में अस्थायी शिक्षकों के रूप में अस्थायी कुलपति के रूप में 8 लोगों को चार्ज दिया गया। बस 1 मिनट में समाप्त कर रही हूँ। तो मेरा निवेदन है इस तरह से कि विश्व स्तरीय शोध केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं में जो भागीदारी निभाए उनको हमको प्रोत्साहन देना चाहिए। कई विभागों में प्रोफेसर और रीडर और लेक्चरर जो गुणवत्ता वाले हैं उनको अपॉइंट किया जाना चाहिए। स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और तकनीकी नवाचार में भागीदारी हमारी नहीं के बराबर है, इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटीग्रेटेड कोर्स और शोध संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, नामचीन विश्वविद्यालयों में के साथ हमको एमओयू करना चाहिए और कला, वाणिज्य, विज्ञान के पुराने कोर्सेस में अपग्रेडेशन करके नई चीज़ों को उसमें याद करना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम भी हम कैसे, चूंकि अब तो ऑनलाइन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है, तो उसको हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं वो भी किया जाना चाहिए। मैं ये जो बजट लेके आए हैं उसकी निंदा, ये बिल जो लेके आए हैं उसकी निंदा करती हूँ और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इसको जनमत जाने के लिए 6 माह के लिए प्रचारित किया जाए। श्री सतीश पूनिया, श्रीमती दीप्तिकरण महेश्वरी, मैं पूरा ये 5 प्रश्न पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा, या तो आप इसको टेबल कर दें या वैसे इस पे पर्टिकुलर इसी पे कन्फाइन करें, इस तरह से नहीं। हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं सभापति महोदय, मैं बस 2 मिनट सक्षम है अपनी बात कहने के लिए, आपको जरूरत नहीं बीच में इंटरवीन करने की। नहीं सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में अपना पॉइंट रखूंगी ताकि सदन का समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। सभापति महोदय, वैसे तो उपनेता प्रतिपक्ष ने सारे पॉइंट्स और माननीय विधायक अजमेर से उन्होंने भी अपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से रखे हैं। अगर मैं क्रिस्प में अपनी बात ये कहना चाहूँगी तो सभापति महोदय, सबसे पहले तो व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, संस्कृत में विश्वविद्यालय का मतलब ही विद्यापीठ होता है, तो मुझे लगता है चालू ही ये एक गलत उससे हुआ है, व्यास या तो विद्यापीठ रहे या व्यास विश्वविद्यालय रहे। सभापति महोदय, जैसे कि सबने बताया कि यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनने से जिस प्रकार से फर्जी डिग्रियां का एक तरीके से एक युवाओं के साथ, जैसे रीट में हमने देखा, वैसे वापस से यूनिवर्सिटीज़ अगर हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे बिना किसी स्टेट एक्रेडिटेशंस के, बिना किसी रूल्स को, बिना किसी, आपने सदन में या तो ये रखें कि हमने ये रूल्स और ये नॉर्म्स फॉलो करें और उसके हिसाब से हमने यूनिवर्सिटीज़ को बनाने की घोषणा करिए, तो हमें भी पता पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी के साथ गलत नहीं होगा। सभापति महोदय, 10 साल पहले जब मैं कॉलेज के अंदर थी और मैं भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, सिम्बायोसिस डीम्ड यूनिवर्सिटी, हम लोगों के वहां पर एक पर्टिकुलर नॉर्म्स हुआ करते थे। एक हमें भरोसा है उस यूनिवर्सिटी पे कि आज कितने भी साल हो जाएंगे कुछ भी फर्जीवाड़ा कहीं भी नहीं होएगा। आज जिस तरीके से राजस्थान में, जैसा कि विधायक अनीता जी ने बहुत अच्छे से बोला कि एक भी जगह हम लोग राजस्थान में अगर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कोई भी टॉप क्लास यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें उस बारे में जरूर से जानना चाहिए कि क्यों ऐसा, क्या कारण बन रहा है। सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ये रूल्स देना कि हाँ आपने उसको फॉर्म कर दिया और उसके बाद क्या, उसकी एक पूरी कमेटी जो है वो अच्छे से उनको देखे कि वो किस तरीके से अच्छे और अच्छा परफॉर्म कर सकें। सभापति महोदय, यूजीसी के नियम में ये नियम बने हुए हैं, तो क्या ये नियमों में हुआ है? अगर हुआ है इस यूनिवर्सिटी को तो ये प्रस्तुत करें, हमें भी एफिडेविट की इन लोगों ने ये इसके अंदर किया है। सभापति महोदय, एक और बात मैं आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि आज कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, बहुत खेद की बात है कि कहीं भी जो प्रोफेसर्स होती हैं, स्पेशली मैं महिला प्रोफेसर्स के लिए ये बात कहना चाहूँगी सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है, ज़्यादा दूर नहीं, उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बहुत चला गया, तो ऐसे भी नॉर्म्स इसमें
जरूर आए जिसके अंदर आप ये डेफिनेटली डाल सकें कि किस तरीके से महिला प्रोफेसर या कोई भी महिला अगर आपके यहाँ पर काम कर रही है तो उनको आपको एक बिहेवियरल एक्ट के अंदर जरूर डालना चाहिए ताकि सबको पता पड़े कि किसी महिला को आप कभी भी गाली नहीं दे सकते। सभापति महोदय, अंत में क्योंकि आपने कहा बहुत संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखूं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज राजस्थान में हो गई है, आप इन सबको एक अम्ब्रेला एक्ट के अंदर डालें। एक एक्ट होगा तो सबके ऊपर ये सुपरविजन रखना आसान होगा कि इस अम्ब्रेला एक्ट के अंदर हम किस प्रकार से किन रूल्स को उनको फॉलो करना चाहिए ताकि ये फर्जीवाड़ा ना हो और राजस्थान के युवा अपने आप को ठगा महसूस नहीं कर सके। अगर हम एक यूनिवर्सिटी को इतनी पावर, इतनी राइट्स दे देते हैं कि वो अपने नियम बनाए तो फिर वो मनमर्जी भी करती है और आगे फर्जीवाड़ा भी होता है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगी कि 6 महीने के लिए इस अधिनियम को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया जाए। श्री ज्ञानचंद पारख, श्री मदन दिलावर। माननीय सभापति महोदय, व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2020 में संशोधन के लिए ये बिल लाया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है मैं उसमें अपने आप को समाहित करते हुए मैं मांग करता हूं कि इसको 3 माह के लिए परिचालित किया जाए जनमत जानने के लिए। श्री बलवान पूनिया, श्री कटारिया जी। सभापति महोदय, वास्तव में ये व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 एक नया विश्वविद्यालय की भी राजस्थान की शिक्षा को ऊंचाई देने के लिए बहुत आवश्यक है और इस कारण से विधेयक लाए और उसमें इन्होंने उद्देश्यों में जो शब्द लिखे हैं वास्तव में, चाहे विश्वविद्यालय हमारे समय खुले हों चाहे आपके समय में खुले हों, इसको अगर गहराई से हम सब लोग ईमानदारी से देखेंगे तो ये डिग्री बांटने के व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं। आप अपने बहुमत से इसे पास करा देना कोई चिंता बात, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के बारे में भी विचार करो कि आखिर हमारे ये कदम, चाहे हमने ये गलती की, चाहे हमारे समय में विश्वविद्यालय खुल गए, चाहे आप खुलते चले जा रहे हो। मैं प्रारंभ से प्राइवेट विद्यालय में ही नौकरी की है। एक 8वीं की मान्यता लेने के लिए भी हमको जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ इतनी बार जाना पड़ता था और इतनी बार इंस्पेक्शन के बाद 5वीं से 8वीं की मान्यता मिलती थी। इतने मापदंड देखते थे और मैं सोचता हूँ कि राजस्थान के जितनी भी निजी शिक्षण संस्थाएं उस समय चलती थी उनका अपना एक स्तर था, क्योंकि वो किसी न किसी सरकारी विभाग के द्वारा देखा जाता था, समझा जाता था। लेकिन पता नहीं, पिछले कुछ सालों से हमारा एक स्वभाव बन गया कि प्राइमरी स्कूल खोलना मुश्किल है, यूनिवर्सिटी खोलना बहुत आसान है और हम इसमें आप अपना फर्ज निभाओगे, हम अपना खर्च निभाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपको और मेरे को दोनों को सवाल जरूर करेंगे। आपने बहुत अच्छे शब्द लिए हुए। विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन किया गया कि विश्व और देश में ज्ञान की के साथ कदम मिलाने के उद्देश्य से युवाओं को उनके निकटतम स्थान पर आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य में विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सृजन करना आवश्यक है। उच्च शिक्षा के कार्यरत और विगत कई वर्षों से कई शैक्षणिक संस्थाएं चल रही है। राजस्थान विकास संस्थान जोधपुर कंपनी अधिनियम ये एक ऐसा रास्ता बना है। 1956 के अधीन एक पंजीकृत सोसाइटी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया। अब ये धीरे धीरे विश्वविद्यालय सेठों की गोद में जा रहे हैं। शिक्षा से लेना देना कुछ अच्छे भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ सभी खराब होंगे, ऐसा मेरा कभी कहना नहीं, लेकिन ये तो देखना हमारा धर्म बनता है कि आखिर जो विश्वविद्यालय भविष्य के बालकों को तैयार करेंगे, जहाँ बच्चों का भविष्य बनेगा, वो विश्वविद्यालय उस स्तर की सुविधाओं से युक्त है कि नहीं। कम से कम मैं इस पास तो आप करेंगे, पर मेरी एक इच्छा है आपको, ये जो 52 विश्वविद्यालय जो अपन ने राजस्थान में किए हैं और आज 53वां अपन कर रहे हैं, कम से कम एक विधानसभा की सदस्यों की कमेटी बना करके इन 52 विश्वविद्यालयों के दर्शन करें आप।
और आप आकर के यहाँ रिपोर्ट दे देना कि वास्तव में ये जो 52 विश्वविद्यालय है इनकी स्थिति क्या है। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से हम इन सेठों के हाथों में ये अधिकार देकर के फर्जी डिग्रियाँ, मेरे ऐसा विश्वास है कि अब तक राजस्थान के जितने विश्वविद्यालय अपने सरकारी हैं, जब से प्रारंभ हुए अब तक जितने डॉक्टरेट नहीं किए, जितने डॉक्टर प्रोड्यूस नहीं किए, उससे ज़्यादा तो हमारे इन प्राइवेट कॉलेजों ने डॉक्टरेट की डिग्री दे दी। अगर आपको डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए तो उसकी भी फीस तय है। इस प्रकार की गिरावट को रोकना आपका हमारा लोकतंत्र में कुछ जिम्मेदारी बनती है। मैं सोचता हूँ उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो हम अपने आने वाले बच्चों के साथ, मैं सोचता हूँ बहुत कुछ बातें तो कहे ही है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इन सारे विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कोई तो भी एक कानूनी बॉडी बनाइए जो वर्ष में कम से कम एक बार इनका निरीक्षण करके और इनके बारे में रिपोर्ट दे करके ये चलने लायक है या चलने लायक नहीं है। खोल दिया होगा, हमने किसी कारण से खोला विकास की दृष्टि से, एक बार उनको देख के आ जाए और जो 2 कमरे और 4 कमरे में चल रही है उनको यहाँ आते ही रिपोर्ट देते ही उनकी सब विश्वविद्यालय की मान्यता समाप्त करो, ताकि ये अलवर वाला फर्जी डिग्री का कांड और जोधपुर वाला फर्जी डिग्री का कांड, कितने बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय स्थापना करते हैं तभी देखते हैं कि ये एक गैर लाभकारी और कल्याणकारी ट्रस्ट या सोसाइटी है, इतना देखते हैं। ऐसी संस्था विश्वविद्यालय का प्रबंधन करने के कितनी सक्षम है इसकी कोई जांच नहीं। इस कमी का फायदा उठाकर उच्च शिक्षा के दायित्व नजरअंदाज करते हुए ऐसे ट्रस्ट या समितियां विश्वविद्यालय खोल जिनकी कोई शैक्षणिक पृष्ठभूमि में नहीं है, इसके सदस्य ज़्यादातर परिवार के सदस्य उस सारा का सारा बॉडी के जो है ना वो जिम्मेदार होते हैं। मैं सोचता हूँ इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और हमने 52 खोले हैं, चाहे हमने खोले चाहे आपने, कोई चिंता की बात नहीं। कम से कम आज की तारीख में कम से कम हमारी इस विधानसभा के द्वारा ऐसा कानून पाना है जो इन 52 विश्वविद्यालयों का ठीक प्रकार से नियंत्रण करे। और वहाँ जो शिक्षा है, अगर इन 52 विश्वविद्यालयों को किसी एक दिन आप 52 एमएलए को भेज दो एक साथ, आप ही तय करना और वहाँ जाकर के देखना कि वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं या केवल 4 ऑफिसर में 4 आदमी बैठ करके उस दफ्तर को चला रहे हैं। इतनी दयनीय स्थिति है, इस दयनीय स्थिति के ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं सोचता हूँ निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों की बहुत ही कम वेतन है ना, अपने यहाँ विश्वविद्यालय में अध्यापक जो लगता है, प्रोफेसर लगता है, 1 लाख से 1.5 लाख की तनख्वाह है। और इन विश्वविद्यालय में आप जाकर के देखना, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, 15,000 और 20,000 में वहाँ अध्यापक काम कर रहा है। वो अध्यापक क्या आपको रिजल्ट देगा? केवल और केवल कागजों की पूर्ति करके डिग्रियां बनाने का काम और बाबूगिरी का काम करता है। 2-3 लोग ऐसे रख रखे होंगे नामी, जिनके कारण से सारा राजस्थान पहचाने के बहुत अच्छा बड़ा शिक्षा केंद्र है, बाकी सारा का सारा अंदर पोल है। इस प्रकार की स्थिति है जहाँ एक और राजकीय विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य स्वयं ने कहा ना, इन्हें कई विश्वविद्यालयों में तो 9-9 महीने की तनख्वाह ही नहीं मिल रही। पर किसको जाके कहे तो दूसरे दिन नौकरी से निकाल दे, ये 20,000 मिल रहे हैं, ये भी कम से कम उसके घर खर्ची चल रहा है, इसलिए रोता है। पर कोई उसको सुनने वाला भी नहीं है कि उसके पीड़ा को, हमारे यहाँ 3rd ग्रेड के मास्टर को 40,000 रुपया मिलता है। और आपके इस विश्वविद्यालय में मैं बहुत गारंटी से सदन में कह रहा हूँ कि आप जाकर के वहाँ अध्यापकों की सूची और अध्यापकों को देने वाला वेतन के बारे में अगर आप सही पता, तो आप इस शोषण के केंद्र क्यों बनाना चाहते हो? अगर कोई है ना वनस्थली विद्यापीठ जैसा कोई संस्था अगर आगे बढ़ती है तो आपका और मेरा दायित्व है कि उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पर ये दुकानों को बंद करो। इस प्रकार की दुकानों के आधार पर आप किसी प्रकार से शिक्षा का भला नहीं कर पाओगे। मैं सोचता हूँ कि ये जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय गुणवत्ता जांच हेतु नेक की व्यवस्था है, प्रदेश के 52 में से, मैं मंत्री महोदय, प्रदेश में से 52 विश्वविद्यालय हमने और आपने दोनों ने मिलकर खोले हैं। केवल 4 निजी विश्वविद्यालय से जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में नेक द्वारा किसी भी श्रेणी में रखा गया, किसी भी श्रेणी में, कोई A+ पे नहीं है, A पर नहीं है, पर फिर भी उनको नेक ने 4 संस्थाओं को ठीक माना है
एक भी निजी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जिससे A+ अथवा A++ ग्रेड मिला हो, एक भी 52 में से एक भी ऐसा नहीं। केवल एक निजी विश्वविद्यालय ऐसा है जिसे B+ ग्रेड मिला है, शेष 3 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको B ग्रेड मिला है। तो जो आपकी वस्तु स्थिति है आज की तारीख में, वो देख करके रोना आता है। मैं सोचता हूं कि हम अपने बहुमत के आधार पर बहुत राजस्थान के बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से बहुत आगे पहुंचा देंगे, खुश हो जाना, लेकिन ईमानदारी से इस सच्चाई को नकारो मत। जो होना था तो हो गया, गलती किसने की, कितना हुआ। मैं आज भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि कम से कम इस विश्वविद्यालय को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून ला करके ऐसी बॉडी बनाओ जो कम से कम वर्ष में इनके हर एक्टिविटीज़ को वॉच करे और उसके आधार पर उनको चलने के लिए आगे स्वीकृति दे। तब तो विश्वविद्यालय खोलने का लाभ मिलेगा। बाकी 1 करोड़ रुपया मेरे भी घर पे जेब में है, मैं जमा करके विश्वविद्यालय खोल दूंगा और चाहे जिस प्रकार के कोर्सेज चला करके डिग्रियां बांटने का काम करूंगा। जिधर नौकरी मिलती है वो डिग्री का कोर्स चलेगा, जिधर डिग्री बंद हो जाती है उधर कोर्स बंद हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, क्या करना चाह रहे हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा शांति से बैठिए, विचार करिए, पक्ष और विपक्ष भी मिलिए और सब मिलकर के इस हायर एजुकेशन के गिरते हुए स्तर को बचाइए। नहीं तो राजस्थान रसातल में जा रहा है। जिस प्रकार से डिग्रियां फर्जी यहाँ और बाहर से यहाँ आने वाला जो गैंग बन गया है, वो गैंग को तोड़ना, अगर आप इस प्रकार से रेवड़ियाँ बांटोगे तो ये नहीं टूटेगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर मेरी बात को कोई भी ध्यान दे तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत अच्छा 52 खोली आपने, 5 और खोलो, लेकिन कम से कम उनको कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी बनाओ जिसके कारण से विश्वविद्यालय वास्तव में शिक्षा के केंद्र बने, लूटने के अड्डे नहीं बने। इतना ध्यान रखें। प्रभारी मंत्री। माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों ने जितना विस्तार से इस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए कहा है, हमारी सरकार 2018 में आने के बाद से अगर शिक्षा के ऊपर कहें तो विशेष ध्यान दिया है। आप द्वारा प्राथमिक पाठशालाएं जो बंद की गई थी उनको दोबारा शुरू किया। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा को जो है सुधारने का प्रयास। हाँ, सुन तो लो। और लगातार महाविद्यालय खुलने का अभी घोषणाएं हो रही हैं और जो है उसका मैं आपको पूरा डाटा देता हूं, जो आप बार बार आरोप और प्रत्यारोप। जिस तरीके से अगर आप बात कहें प्राइवेट विश्वविद्यालय की, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय मेरे को समझ में नहीं आता कि आप इस पिछले 3 साल में बार बार सभी माननीय विधायक आपके सदस्यों ने कहा कि हर सत्र में हम बिल लेके आए। पिछले 3 साल में हमने कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय का बिल यहाँ नहीं दिया है। आपने 14 से लेके 18 तक 11 प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले और जब बात कर ही रहे हैं तो आप तो केंद्र सरकार से बात करो। वो तो हवाई जहाज भी प्राइवेट हो रहे हैं, आर्मी भी प्राइवेट में जा रही है और रेल का सुना वो भी प्राइवेट हो रही है। तो ये जो चीजें हैं बार बार करने से, कहने से, आपकी एक बात जो आई कि रेगुलेटरी अथॉरिटी, बहुत ज़्यादा बातें मुझे आती नहीं है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑलरेडी हमारे उसमें है, उस पर कार्य प्रारंभ है और जल्दी रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसमें सारे विश्वविद्यालय और प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग सेंटर, इन सारों को उसके गर्त में लेके बाकायदा नियमित उनकी जांच और उनका जो है क्वालिटी के ऊपर पूरा हम ध्यान रखेंगे। इसके सिवाय जो आप कह रहे हैं, लाहौटी जी कह रहे थे कि बिल्डिंगें नहीं बनी,
विद्यालयों में और चीज़ें नहीं हुई, तो ऐसा है नहीं। हमारे जो 123 हमारे जो पिछले बजट तक हमारी थे घोषणाएं, उसमें से 82 में काम शुरू है और 8 जो है वो प्राइवेट दानदाता जो है बना रहे हैं, और 12 में शायद जमीन की कमी है, तो उसमें कहीं इस तरीके का नहीं है। जितने हमारे महाविद्यालय खुले हैं सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट की व्यवस्था, उनके संचालन की मॉनिटरिंग पूर्णतया है। मैं कहना चाहूँगा, बार बार सदन में जो बात कही कि गुणवत्ता की, तो वो गुणवत्ता की अगर बात करें तो आज के दिन राजस्थान हमारे आसपास की स्टेटों से बहुत आगे है। कहीं पर भी आप देख सकते हैं, ये निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि भाई डिग्री बांटने का ये प्रकरण जरूर आए हैं और उसके अंदर जांच भी हो रही है। हाई कोर्ट में वो यूनिवर्सिटी वाले प्रकरण ले गए हैं, मगर निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी। आपने ASIS की जो 2020 की रिपोर्ट है, उसके आधार पर अगर देखें तो 18 से 23 आयु वर्ग की जनसंख्या के सकल नामांकन 24.1 हैं, जबकि समकक्ष मध्य प्रदेश में 21.5 है और गुजरात में तो ये 20.4 है। तो ऐसे आप जब जोड़ते हैं तो हम कहीं पर भी इसमें पीछे नहीं है उच्च शिक्षा में। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या घोषणा की है और कल भी घोषणा की है, तो निश्चित तौर पे उच्च शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाएगा और कहीं भी किसी तरह की वो नहीं। मैं इतना कहना चाहूँगा, जो बार बार सदन में आप लोग, मैं सोचता था कि कोई नहीं बोलेगा, शायद यहाँ आके सभी सत्य बोली जाती होगी या आंकड़े से बोली जाती होगी। थोड़ा सा मुझे लगा राठौड़ साहब आपको तो बहुत ज़्यादा कि पिछले 3 साल में हमने कोई प्राइवेट वो नहीं लाए। आप पिछले 5 साल में 11 कॉलेज विश्वविद्यालय आपने खोले हैं, बंद कर दिए थे यूनिवर्सिटीज, हमने उनको खोला और सरकारी यूनिवर्सिटी हमने 2 खोली हैं। और आपका अगर आंकड़ा देखें तो आपने 2004 से 8 के बीच में 13 यूनिवर्सिटी खोली हैं, 14 से 18 में 11 आपने यूनिवर्सिटी खोली हैं। कांग्रेस सरकार ने 2009 से 13 के बीच में 9 सरकारी विश्वविद्यालय खोले हैं। आपने 14 से 18 के बीच में 2 यूनिवर्सिटी खोली और 2 यूनिवर्सिटी बंद की हैं। तो अगर इन सब आंकड़ों को देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं उच्च शिक्षा में कहीं क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज कर रहे हैं। मैं सभापति महोदय से कहना चाहूँगा कि इस बिल को पास किया जाए। प्रश्न ये है कि व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 को जनमत जाने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जाने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 को विचारार्थ किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता विधेयक को विचारार्थ दिया गया। खंड से 2 से 47 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 2 से 47 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 2 से 47 स्वीकार किए गए। अनुसूची 1 एवं 2। प्रश्न ये है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गई। अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। प्रभारी मंत्री, प्रश्न ये है कि व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो प्रस्ताव कर दिया नहीं क्या पहले, चलो कर दो।
सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। जो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2022 को पारित किया गया। अनुपूरक अनुदान की मांगे श्री शांति कुमार धारीवाल। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2021 शासन हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे द्वितीय संकलन का उपस्थापन करता हूं। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1 राज्य विधानमंडल के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,11,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 4। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,44,67,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 76,35,72,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,61,78,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 8 राजस्व के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,34,43,000 रुपये तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 वन के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,49,29,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 विविध सामान्य सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न 1 की अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,42,13,18,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 बिक्री कर के संबंध में मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,43,03,95,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,31,17,03,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई।
प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 कारागार के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 29,72,37,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 जनसंपर्क के संपाल महोदय को रुपए 20,90,71,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 87,39,93,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 आवास के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10,77,87,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 7,43,68,01,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 श्रम एवं रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 9,03,30,00,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 कोषागार एवं लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 45,25,05,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 26 प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,59,74,29,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,32,81,40,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,49,92,90,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 13,99,38,47,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 20,92,11,64,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता मांग स्वीकार की गई।
प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,06,32,35,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 11,13,16,41,000 की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10,31,63,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में वहाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,89,05,68,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 5,75,86,06,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त 70,66,95,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 लघु सिंचाई तथा भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,50,58,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,31,56,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10,43,000 तक की राशि और प्रदान की। पक्ष जीता। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 34,22,26,29,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 49,91,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1,17,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 लेखन सामग्री मुद्रण के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 71,04,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,27,85,69,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 विद्युत के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त
राज्यपाल महोदय को रुपए 39 अरब 3 करोड़ 90 लाख 62,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न 1 अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50 ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2022 के समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6 अरब 91 करोड़ 18 लाख 77,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न 1 अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति कल्याण हेतु विशिष्ट संगठक योजना के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 20 अरब 95 करोड़ 92 लाख 68,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। विधायक कार्य श्री शांति कुमार धारीवाल। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2022 को पूरे स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न 1 कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2022 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हाँ कहें, तो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2022 को पुरस्थापित करता हूं। विचारार्थ। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2022 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2022 को विचारार्थ दिया जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, तो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, विधेयक को विचारार्थ दिया गया। खंड से विचार। प्रश्न ये कि खंड 2 एवं 3 स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, तो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए। प्रश्न ये है कि अनुसूची स्वीकार की जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, तो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, अनुसूची स्वीकार की गई। अधिनियम सूत्र नाम आदि। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, तो विपक्ष में ना कहे। हाँ पक्ष जीता, खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। श्री शांति कुमार धारीवाल। सभापति महोदय, कंसोलिडेट फंड से 2,58,083 करोड़ और 85,85,000 रुपए की राशियां यूटिलाइज करने के लिए अधिकृत किया गया था। 363 करोड़ 26,31,000 रुपए की अनुपूरक मांग 17 सितंबर 2021 को पास की गई। सभापति महोदय, आय व्यय अनुमान 2021-2022 तथा अनुपूरक मांग स्वीकृत होने के पश्चात विभिन्न विभागों के समक्ष संभावित व्यय के कुल मिलाकर 69,615 करोड़ 83 लाख 13,000 रुपए के मामले और सामने आए हैं, जिनके लिए मेन बजट व सप्लीमेंट्री फर्स्ट में कोई अनुदान नहीं लिया गया था या अब लिए गए अनुदान से अधिक व्यय की संभावना है। इस संभावित व्यय के लिए राजस्थान विधानसभा की मंजूरी आवश्यक है, इसलिए ये अनुपूरक लाया गया है। सभापति महोदय, मुख्य बजट जो था वो 2,58,083 करोड़ 85,85,000 का था। अब चूंकि हालात बदल गए, घोषणाएं कई प्रकार की घोषणाएं हुई, उनसे जो है आखिरी में जाकर के ये सब जो अनुदान की सप्लीमेंट्री डिमांड
जो 17 सितंबर 21 को जो पास की गई थी, उनके अलावा भी अब और कुछ करवाने की आवश्यकता पड़ गई। तो इस अनुपूरक द्वितीय जो बजट है द्वितीय, उसमें 69,615 करोड़ 83 लाख और 13,000 की जो है ये डिमांड्स रखी गई हैं। इसमें वेज एंड मीन्स के लिए 47,179 करोड़ 36 लाख और 16,000 तथा वोटेड, जिसमें स्टेट फंड है 15,672 करोड़ 90 लाख 98,000 और सेंट्रल असिस्टेंट है 6,696 करोड़ 64 लाख 52,000, कुल मिलाकर के 22,359 करोड़ 55 लाख 50,000 के करीब जो है ये बैठती है कुल मिला के। दोनों को अगर मिला लें 47,179 को और 22,359 को, तो ये मिला करके जो है 69,615 करोड़ 83 लैक्स और 13,000 करीब करीब बैठती है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के द्वारा और रिजर्व बैंक के द्वारा समय समय पर ये बाकायदा मीटिंग्स भी की गई, जिसमें भारत सरकार के सचिव वगैरह भी मौजूद थे, राजस्थान सरकार से भी गए थे। उनसे सबसे कहा गया कि स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और वेज एंड मीन्स एडवांस की सुविधा के उपयोग के लिए उनको सबको निर्देशित किया गया और निर्देशित करके उसी का है कि विशेष आग्रह के स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और वेज एंड मीन्स की सुविधा को उपयोग में लाने के जो परामर्श दिया गया, उस परामर्श को देखते हुए ही इस सुविधा का लाभ लेकर राज्य सरकार दीर्घकालीन ऋण लेने को डेफर कर विकास कार्य हेतु अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूर्ण कर रही है और साथ ही राज्य सरकार को कम ब्याज दरों पर जो है वो राशि उपलब्ध हो रही है। सभापति महोदय, प्रस्तावित सप्लीमेंट्री मांगों में, डिमांड्स में रिवाइज एस्टीमेट 2021-2022 में सम्मिलित है। ये आप एक मिनट ये तो डिस्कशन चालू कर दिया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था, या तो मैं आगे समय दें आप। नहीं, आप बैठिए। सभापति महोदय, प्रस्तावित सप्लीमेंट्री मांगों की राशि रिवाइज एस्टीमेट 2021-2022 में सम्मिलित है। इन्हें बजट दस्तावेजों के साथ में सदन में 23/2/22 को पेश कर दिया गया है। संशोधित रिवाइज्ड एस्टीमेट्स इस राशि को सम्मिलित करने के पश्चात राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट सदन के पटल पर रखे हुए हैं, जो देखे हुए हैं आपने। वेज एंड मीन्स एडवांस और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए अनुपूरक मांगों में जो राशि ली गई है, जो चार्ज नॉन वोटेड को कुल अनुपूरक मांगों में से यदि घटा दिया जाता है, मैं दोबारा बोलूं? नहीं, आप कह रहे हो दोबारा बोलूं? वेज एंड मीन्स एडवांस और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांस के लिए जो अनुपूरक मांगों में जो राशि ली गई है, वो अगर चार्ज और नॉन वोटेड को कुल अनुपूरक मांगों में से यदि घटा दिया जाता है, तो शेष सप्लीमेंट्री राशि कुल बजट का सिर्फ 7% जाकर के बैठती है। पिछली बार कई बार ऐसे मौके आए हैं जबकि %35 29 तक पहुंची हैं। ये बैठेगी आपके कुल मिलाकर के 28.20, और इसी के अलावा उसके बाद पुराने उसमें चले जाएं तो 94 से लेकर के अभी तक के आंकड़े मेरे पास हैं। तो कोई नई चीज़ नहीं है, होता है। विकास के कामों के लिए अगर मान लीजिए खर्च करना है, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार जो है इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि वो खर्च करेगी।
प्रभारी मंत्री माननीय सदस्य माननीय सदस्य सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2022 को पारित किया जाए। राजेंद्र राठौड़। सभापति महोदय, ये राजस्थान की विधानसभा में पहली बार हुआ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर जो तय हुआ उससे इतर आज मैंने प्रभारी मंत्री जी का वक्तव्य यहाँ सुना। और सभापति महोदय, 69,615 करोड़ 83,13,000 रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड लाकर और उसके बाद भी ये चीज़ स्वीकार करके कि आपने 27,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि वेज एंड मीन्स में आपने स्पेशल ड्राइंग में और एडवांस में ली और उसके बाद आप इतरा रहे हैं। मेरी एक प्रार्थना है सभापति महोदय, मैं सदन में आता हूं तो तैयारी के साथ बोलने की कोशिश करता हूं। हमें मालूम नहीं था कि डिस्कशन में लाया जाएगा। मैं प्रतिपक्ष के नेता से भी निवेदन करूंगा, प्रतिपक्ष के नेता, ये अधिकार हमारा हो गया कि मंत्री प्रभारी मंत्री महोदय के वक्तव्य आने के पश्चात यह सदन की संपत्ति हो गई। अब हम इस पर डिस्कशन करने का अधिकार हमारा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, या तो आप समय तय कर दें, क्योंकि ना तो हम अपने इसके साथ कागज लेकर आए। आपने इस सप्लीमेंट्री इस विनियोग विधेयक के माध्यम से जितनी बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान के अंदर पहली बार आप कंसोलिडेटेड फंड से 69,615 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और ये बात हुई थी चूंकि ये सप्लीमेंट्री डिमांड है 21-22 की, और हमें विनियोग विधेयक जब आएगा उस समय आप हमें डिस्कशन का मौका मिलेगा, इसलिए हम इसमें नहीं आए। पर अब जब इन्होंने छेड़ दिया इस बात को, अब जब तराना छेड़ ही दिया तो राग तो निकलनी पड़ेगी सभापति महोदय। इसलिए या तो आप इसका समय निश्चित फरमा दें। समय दिया हुआ ना आपको, आप बोलिए इस पे। सभापति महोदय, सवेरे हमने इस विषय को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी के सामने जाकर के विषय रखा कि आपने इस बात को रखा है, हम इसको बिना तैयारी के और बिना कैसे बांधे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मुखबंद में जो है वो करेंगे। तो हमने बात को, चलो कि भाई इसको अगर मुखबंद, पहले वैसे कभी होता नहीं विनियोग विधेयक, लेकिन पहली बार आपने करने की कोशिश की, तो उनके कहने के कारण से हमने ये मान लिया कि अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये मुखबंद में से इसको निकालेंगे। अब जब आपने विषय जब प्रारंभ कर दिया, एक तरफा हो गया, तो हमें भी तो आखिर ये कोई हिसाब किताब का आंकड़ा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि मौके खड़े होकर ही बोलना शुरू कर देंगे और बात को जब तक इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक इस पर कैसे चर्चा होगी। तो मैं सोच ला करके इसको पास नहीं कराया। ये पहली बार है कि आप 21-22 का 31 मार्च के बीच में खर्च होने में जो स्थिति बनी है उसमें आपको 69,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा लेने की नौबत आ गई। 69,000 करोड़, 1-2 रुपया नहीं। अब इसके लिए भी जब आपने कहा कि ये मुखबंद की जरूरत, तो हमने इसको स्वीकार कर लिया। और अब आपने जब डिस्कशन शुरू किया तो बिना पढ़े तो कम से कम बजट के ऊपर डिस्कशन करना संभव नहीं होता है, ना उसको ठीक प्रकार से समझ पाते। हर एक पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के हिसाब से ही हम कुछ क्या कह सकते हैं कि वास्तव में कौन सा ठीक हो रहा है, कौन सा ठीक नहीं हो रहा। आपने जिस प्रकार से ला के रखा है, सवेरे हम मिले थे, ये जैसे ही हमने, हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आया और जब से ही आया तो हमने स्पीकर साहब से जाकर सवेरे ही कह दिया कि आपने ये पहली बार विनियोग विधेयक इस प्रकार से डाला है जो आज दिन तक नहीं हुआ। तो उन्होंने हमें कहा कि हम इस तरह से करेंगे। मैंने कहा अब तक तो हुआ नहीं है और आपने इसको छेड़ा है, तो मैंने सोचा निश्चित रूप से इसका डिस्कशन का समय मिलना चाहिए ताकि हम विषय को ठीक प्रकार से जनता के बीच में, जिस कस्टोडियन हम भी हैं, आप हैं, तो हमारी भी कोई ड्यूटी बनती है कि आखिर ये पैसा जा रहा है तो कैसे जा रहा, कहाँ जा रहा, पर समझने के लिए बिना समय के तो आप एटेंडम हमको खड़ा कर दो, कब इस पर आप भाषण कर दो। तो ये भाषण बाकी जैसे भाषण तो नहीं है जो कर सकते हैं। उपनेता महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सभापति महोदय उन्होंने डिस्कशन के लिए एक मिनट मैं निवेदन, आपने जो कुछ बात की मेरे संज्ञान में नहीं है। सभापति महोदय, हम किसके पास जाएं? इनका वर्जन जा रहा है, क्या पारित किया जाए, जो पक्ष में वहाँ कहें, जो विपक्ष में ना कहें। बाइकाट करो भाई साहब। नो, ये गलत बात है। हम बाइकाट बंद करते हैं, बाइकाट बंद करते हैं, हम बाइकाट बंद करते हैं। ये क्या तरीका हुआ आपका? ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मीटिंग में क्या कुछ करें और ये बोले